साथियों, आप लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज। कई दिनों से आपको जिस क्लासेस का इंतजार था स्कूल मैनेजमेंट का, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और स्कूल मैनेजमेंट में अपने को पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, आदि से आपके सवाल रहते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जितना करवा दिया जाए उतना अच्छे ढंग से कवर कर लें। तो आपके पास बुक है या नहीं है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात की स्कूल मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा। अब इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है, किसी भी विषय को पढ़े तो उससे पहले उसके पाठ्यक्रम को लेकर के अगर अपन चर्चा कर लें तो ज्यादा थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो आज का सेशन ये केवल पाठ्यक्रम पर चर्चा को लेकर, यानी अपन जिस पाठ्यक्रम को लेकर के बातचीत करने वाले हैं वो पाठ्यक्रम रहने वाला है स्कूल प्रबंधन का। यानी स्कूल जो प्रबंधन है, इस स्कूल प्रबंधन से लगभग 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन किसी ग्रुप ए के पेपर में मान लो 12 आ गए हैं। इस स्कूल प्रबंधन से लगभग 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन किसी ग्रुप ए के पेपर में मान लो 12 आ गए, तो ग्रुप बी के पेपर में 14 भी हो सकता है, ग्रुप सी के पेपर में 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। यानी 10 से लेकर के 15 के बीच में क्वेश्चन है, अब वो आपके स्कूल प्रबंधन वाले मैटर से है। अब रही बात है कि स्कूल प्रबंधन में अपने को पढ़ना क्या। सबसे पहले आज अपन केवल इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पहला लिखा हुआ इसमें कि जो आपका शैक्षिक प्रबंधन है उसका राजस्थान में क्या सिनेरियो है, और स्पेशल जो आपका आरटी है उसका क्या सिस्टम है, इनको लेकर के बातचीत होनी है। और यहां से अपना पाठ्यक्रम स्टार्ट करें। ये वाला कंप्लीट यू मानिएगा कि थ्योरी का पाठ्यक्रम है, जिसमें अपन स्कूल मैनेजमेंट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इनको लेकर के अपन बातचीत करें। उसके बाद में टोटल क्वालिटी जो एजुकेशन है, सॉरी टोटल क्वालिटी एजुकेशन नहीं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इन एजुकेशन किस प्रकार से कार्य करता है, इसको लेकर के अपन बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद में अपन शैक्षिक, यहां सुपरविजन भी आएगा, इंस्पेक्शन भी आएगा, यानी पर्यवेक्षण और निरीक्षण दोनों की बात होगी। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, शैक्षिक पर्यवेक्षण और शैक्षिक निरीक्षण, यानी पर्यवेक्षण निरीक्षण की बात होगी। उसके बाद में संस्थागत नियोजन की बात होगी, संस्थागत नियोजन की अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में लीडरशिप स्टाइल, बोले तो नेतृत्व की जो शैलियां हैं शैक्षिक प्रबंधन में, उनकी अपन बात करें। यानी ये तो थ्योरी का पार्ट एक तरीके से। एक नंबर पे हमने कहा कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसके फंक्शन है, क्या इसके प्रिंसिपल है। उसके बाद में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन यानी टीक्यूएम क्या है, इसको लेकर के बातचीत अपन करेंगे। उसके बाद में एजुकेशनल सुपरविजन और इंस्पेक्शन है, पर्यवेक्षण और निरीक्षण, इनको लेकर के बातचीत होगी। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल जो आपका प्लानिंग है, संस्थागत जो नियोजन है, उसको लेकर के अपन बातचीत करेंगे। उसके बाद में लीडरशिप स्टाइल एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी शैक्षणिक जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन में जो नेतृत्व की शैलियां हैं उनको लेकर के बातचीत होगी कि किस प्रकार का नेतृत्व, उसमें कौन से गुण है, कौन से दोष। ये वाले सारे फैक्ट वाली चीजें, यहाँ पे थोड़ा एजुकेशनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बेस्ड पाठ्यक्रम रहेगा अपना, और ये सारा फैक्ट बेस्ड रहेगा। जैसे अपन बात करें अपन एससीईआरटी बोले तो आर लगा देंगे तो राजस्थान की बन जाएगी, अदर स्टेट की लगा देंगे तो बन जाएगी। आपने तो राजस्थान की बात करनी है, यानी जो अपना आरएससीईआरटी जैसे केंद्र में एनसीईआरटी काम करती है, वैसे अपने राजस्थान में आरएससीईआरटी काम कर रही है। उसको लेकर के उसका पैटर्न, उसमें मेंबर कितने हैं, उसमें डिपार्टमेंट कितने हैं, इन सबको लेकर के बातचीत होगी। उसके बाद में फिर चलेंगे आगे तो बीएसईआर को लेकर के अपन चर्चा करेंगे, यानी जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसको लेकर के अपनी बात होगी। उसके बाद में आईएएससी बोले तो अपने आईएएससी राजस्थान में 2 हैं, उनको लेकर के अपन चर्चा करेंगे, यानी उच्च शिक्षण संस्थान मान लीजिएगा। इसके बाद में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये सारी संस्थाएं हैं। और मैं अपने को केवल ये देख रहे हैं चारों संस्थाओं में साथ में डाइट कि कौन सी संस्था कब स्थापित हुई, कौन सी समिति की सिफारिश पे, कहां इसका मुख्यालय है, इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से जिले वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे। उसके बाद में राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी जो पाठ्य पुस्तक मंडल है, उसको लेकर के अपन चर्चा करेंगे, आरएसपीबी। उसके बाद में स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन एसआईक्यूई, एसआईक्यू। कई बार तो क्या होता है कि पाठ्यक्रम पढ़कर ही आप उत्तर सही कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया कि एसआईक्यूई की फुल फॉर्म क्या है। अब एसआईक्यूई क्या स्टेट इनिशिएटिव फॉर की जगह ऑफ दे दिया ऑप्शन में, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन भी हो सकता है, और ऑफ लगा दे वो भी फुल फॉर्म तो बनी जाएगी, लेकिन सही कौन सी है, आप कहेंगे स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन एसआईक्यूई, इसको लेकर बातचीत होगी। उसके बाद में अपन दीक्षा जो है, दीक्षा ये पूरे सेंटर का कार्यक्रम है, इसमें दीक्षा में स्पेशल राइज वाला कार्यक्रम, ये राजस्थान स्पेशल कार्यक्रम है, इसको लेकर के बातचीत होगी। उसके बाद में स्माइल कार्यक्रम जो कोरोना काल के अंदर स्माइल कार्यक्रम चला, उसको लेकर के अपन बातचीत करने वाले। उसके बाद में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम और शिक्षा वाणी, जैसे पहले चला करते थे ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी, ये टीवी का कार्यक्रम है, ये रेडियो का कार्यक्रम। शिक्षा वाणी क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है, कब चले, इनके नारे क्या है, आदि आदि सीख बातें अपन इसमें जानने वाले। इसके बाद में आएगा समग्र शिक्षा अभियान, पहले चला करता था एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद चला रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एसएसए और रमसा, इन दोनों को जब मिला दिया गया, एसएसए काम कर रहा था 108 के लिए, रमसा काम कर रहा था 212 के लिए, जब इन दोनों को मिला दिया गया तो बना समसा समग्र शिक्षा अभियान। और ये जो समसा है समग्र शिक्षा अभियान है, ये 1 से लेकर के 12 यानी इंटीग्रेट कर दिया। पहले 1 से 8 अलग चल रहा था, 2 से 12 अलग, 1 से 8 में एसएससी चल रहा था, 2 से 12 में रमसा चल रहा था, फिर दोनों को कंबाइन किया, एक जगह कर दिया, और एक जगह जो कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम है समसा। इसके बाद में स्पेशल अपन चर्चा करेंगे जो आरटी 2009 है, इसको लेकर के अपन बातचीत करें, यानी राइट टू एजुकेशन। अब जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी आरटी है, वो 2011, वो अपने यहाँ नहीं, यहाँ पे केवल 2009 वाले पाठ्यक्रम की चर्चा। अगर मैं 2011 वाले पाठ्यक्रम की बात करूं, अपने जो 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है वहां पे 2011 भी इंक्लूड है साथ में, लेकिन अपने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में केवल 2009 का जो आरटी एक्ट है, इसको लेकर के अपन बातचीत करें। ये मोटा मोटी पाठ्यक्रम क्या है वो हमने चर्चा की। नंबर 1 आपने देखा अपन शैक्षणिक जो प्रबंधन है, इसका कॉन्सेप्ट, फंक्शन, प्रिंसिपल, इनको लेकर के बातचीत होगी। उसके बाद में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन टीक्यूएम क्या है, इसको लेकर के चर्चा होगी। एजुकेशनल सुपरविजन इंस्पेक्शन, इसको लेकर के बातचीत होगी। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, लीडरशिप स्टाइल, इनको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। नीचे संस्थाएं हैं जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, एससीईआरटी है, बीएसईआर है, आईएससी है, डाइट है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन है। और एक बात बता दूं आपको, कहीं कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैनेजमेंट को लेकर के बर्डन की कतई आपको आवश्यकता नहीं है। आप मस्त रहें, आनंदित रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। आज केवल पाठ्यक्रम को लेकर के अपनी चर्चा थी, बाकी विधिवत रूप से जो क्लास है मैनेजमेंट की वो अपन कल से प्रारंभ करेंगे, बोले तो सोमवार से। तो आइएगा, स्वागत रहेगा आप सभी का। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। आज की क्यों तो आप लोग जारी रख पा रहे हैं। देखिएगा आज अपन चर्चा करने वाले हैं जिस विषय को लेकर के, वो विषय आपका रहने वाला है स्कूल मैनेजमेंट। और स्कूल मैनेजमेंट के अंदर अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं जो अपना
राज्य है, राज्य का जो एजुकेशनल सिनेरियो जितना भी है उसमें कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी उनको लेकर के अपन बातचीत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आज अपन चर्चा करेंगे आरएससीईआरटी को लेकर के, यानी राज्य का जो सर्वोच्च अकादमिक संस्थान है उसको लेकर के आज अपन बातचीत करने वाले हैं। देखते जाइएगा, आराम से नोट्स बनाते जाइएगा और एक एक चीजों को समझते हुए चले जाइएगा। तो करें प्रारंभ बिना किसी देरी के, तो करते हैं अपन शुरू। आइए सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास, ठीक है। चलिएगा प्रारंभ करते हैं अपन। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं कि पहला प्रश्न तो क्या होता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म से पूछ लिया जाता है, तो आपको पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। यानी सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि आरएससीईआरटी, यानी क्या कहा मैंने, आरएससीईआरटी, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। और इसमें आपको याद रखना है, आर से क्या बन गया, राजस्थान बन गया, एस से स्टेट, चलो सर ये भी पता है, सी से कौन से ये भी पता है, यहाँ ऑफ और फोर का चक्कर पड़ता है, तो याद रख लेना राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ, फिर यहाँ पे एजुकेशन और एजुकेशनल का चक्कर पड़ता है। ये एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये वाली बात आपको दो चीजों पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। होने को लगता है नॉर्मल है, लेकिन जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है ना तो भैया वहां पे गड़बड़ होती है। एक तो इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ और नहीं है, क्योंकि जब भी फुल फॉर्म पूछी जाती है ऑफ या फोर ऐसा करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। तो ऑफ और फोर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एजुकेशनल, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तो आरएससीईआरटी की फुल फॉर्म। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आरएससीईआरटी इसकी भूमिका में क्या रहा, ध्यान देना, एक छोटी सी बात मैं कहूं भाई, मैंने कहा इसकी भूमिका को लेकर भी ये तो वर्तमान स्वरूप है, यानी क्या आरएससीईआरटी ये क्या है, आप कहेंगे ये तो वर्तमान स्वरूप है, यानी आज जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, वो आरएससीईआरटी है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है अब वो किस प्रकार से चलती है, देखो दो चीजें, अगर आप देखते हैं राज्य में सर्वोच्च स्तर पे संस्था कौन सी काम कर रही है, तो आप कहेंगे एससीईआरटी, अलग अलग राज्यों में, राजस्थान के तो आरएससीईआरटी, केंद्र में सर्वोच्च निकाय कौन सा काम कर रहा है, तो आप कहेंगे एनसीईआरटी। यानी मैं दोनों को यहाँ पे कहूं तो आप कहेंगे दो चीजें आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा कि केंद्र में काम कौन कर रहा है, जैसे केंद्र में काम कर रही है एनसीईआरटी, वैसे ही आप कहेंगे राज्य में कौन काम कर रहा है, राज्य में काम कर रही है एससीईआरटी। एससीईआरटी क्यों स्टेट की है, या एनसीईआरटी क्यों नेशनल की है, यानी केंद्र स्तर पे एनसीईआरटी काम कर रही है और राज्य स्तर पे एससीईआरटी काम कर रही है। लेकिन इसकी भूमिका में अगर बात करें अपन तो क्या चीज निकल के आई, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप कहेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें अपन, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाएगा कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान क्या किया जाता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में कब, आप कहेंगे 1963 की बातें हैं। उस समय एक संस्था स्थापित की जाती है जिसका नाम था एसआईई, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक संस्था स्थापित की जाती है जिसका नाम था एसआईई। बोले तो आप क्या कहेंगे, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी राज्य शिक्षण संस्थान। क्या स्थापित किया जाता है, तो आप कहेंगे राज्य शिक्षण संस्थान, ये स्थापित किया जाता है। चलो ठीक बात है, अभी राज्य शिक्षण संस्थान या राज्य शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाता है, शिक्षा संस्थान, शिक्षण नहीं सॉरी, यहाँ पे राज्य शिक्षा संस्थान, अभी राज्य शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया। अभी कोई तो सेवक नहीं है, कोई एससीईआरटी नहीं है, अभी ऐसी कोई संस्था अस्तित्व में आई ही नहीं है, अभी क्या है, राज्य शिक्षा संस्थान ही कार्यरत है। उसके बाद में क्या होता है, और बहुत सारी संस्थाएं राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही होती, अब एक समिति का गठन किया जाता है। याद रखिएगा, एक समिति बनती है, कब बनती है, तो आप कहेंगे समिति का नाम क्या था, ध्यान देना, एक समिति बनाई जाती है और समिति का नाम था, क्या नाम था, आरसी मेहरोत्रा समिति। पसंद बन रहा है सीधा सीधा, समिति कौन सी, आरसी मेहरोत्रा समिति। चलो ठीक है सर, ये समिति बनी और समिति ने क्या किया, समिति ने सुझाव दिया आपको भी, सर क्या सुझाव दिया, आरसी मेहरोत्रा जो समिति है इसकी सिफारिश पर क्या होता है, इस समिति ने सिफारिश की, सर किस चीज की सिफारिश की, इस समिति ने सिफारिश की कि जितनी भी संस्थाएं पहले से काम कर रही है एजुकेशन के क्षेत्र में, राजस्थान में केवल एसआईई नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं जयपुर में, उदयपुर में काम कर रही थी, इन सब का समन्वय करके, इन सबको एक करके क्यों नहीं अपन एक संस्था बना देते हैं, यानी आरसी मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर क्या किया जाता है, एसआईईआरटी, क्या एसआईईआरटी का गठन कर दिया जाता है। ध्यान देना, एसआईईआरटी का गठन, और ये जो एसआईईआरटी है यही मूल रूप से क्या है, आप कहेंगे यही मूल रूप से आरएससीईआरटी है, यानी पहले तो कोई ऐसी संस्था थी नहीं, हाँ वो एक अलग बात है, इस एसआईईआरटी का नाम बदलकर ही वर्तमान में क्या कर दिया गया है, एससीईआरटी कर दिया। पहले इसको सिर्फ के नाम से जान देते हैं, अब इसकी सिफारिश पे सिर्फ का गठन होता है, आप कहेंगे गठन होता कब है, ये होता है 11 नवंबर 1978 को, 11 नवंबर 1978 को इसका गठन होता कहां पे, तो आप कहेंगे ये उदयपुर में होता है। बोलो कहां पे होता है, उदयपुर में। फिर आप कहेंगे सर उदयपुर में कहां पे, तो मैं आपको बता दूं, उदयपुर के अंदर सहेलियों की बाड़ी के पास में, उदयपुर में कहां, सहेलियों की जो बाड़ी है, आप जानते हैं सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी, संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाई थी, कौन सी बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी। तो उसी सहेलियों की बाड़ी के पास में उदयपुर के अंदर 11 नवंबर 1978 को आरसी मेहरोत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर क्या कर दिया जाता है, एसआईईआरटी का गठन कर दिया जाता है। प्रश्न बनेगा एसआईईआरटी का गठन कब किया गया, आप कहेंगे 11 नवंबर 1978 को। अगर मैं बात करूं तत्कालीन जो सीएम कौन थे, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लूं कि तत्कालीन सीएम कौन थे, तो आपका उत्तर क्या आएगा, तत्कालीन जो सीएम थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। तत्कालीन सीएम कौन थे, तो याद रखिएगा तत्कालीन जो सीएम थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। और मैं बात करूं ये भैरव सिंह शेखावत तो सीएम थे, लेकिन इस समय अगर राज्यपाल का जिक्र करें अपन कि तत्कालीन राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा तत्कालीन राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। कौन थे, रघुकुल तिलक। तो ये बात आपको याद रखनी। अब तीन चीजें आपको ध्यान रखनी। नंबर एक, वर्तमान में जिसको अपन आरएससीईआरटी पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी सबके रटा रटाया नाम है, वैसे आपको ध्यान रखना है आरएससीईआरटी। आरएससीईआरटी वर्तमान स्वरूप में आने से पहले की बात करें, भाई दो संस्थाएं काम कर रही हैं, केंद्र में काम कर रहा है एनसीईआरटी, राज्य में काम कर रहा है एससीईआरटी। ऐसा नहीं बनेगा, एससीईआरटी वर्तमान स्वरूप में आई, उससे पहले इसका क्या सिस्टम था, तो याद रखेंगे 1963 में केंद्र सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आती है उसके तहत राज्यों में एसआईई खोले जाते हैं, राज्य शिक्षा संस्थान खोले जाते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान के बाद में 63 के बाद में और बहुत सारी संस्थाएं खुलती हैं। ऐसा करते करते और आरसी मेहरोत्रा समिति का गठन किया जाता है। आप कहेंगे सर आरसी मेहरोत्रा समिति का गठन ये कब किया जाता है, तो याद रखिएगा आरसी मेहरोत्रा समिति का गठन ये किया जाता है 1978 में। और इस समिति ने क्या की, तो आप कहेंगे सिफारिश की, और उसने कहा कि अलग अलग जो विभाग संचालित हो रहे हैं इनको
इनको क्यों नहीं एक ही जगह कर दिया जाए और उसको नाम दे दिया जाए SIERT, बोले तो सीरट। क्या नाम दे दिया जाए इसको? SIERT नाम दे दिया जाए, या जैसे आप कहते हैं इसको सीरट नाम दे दिया जाए। चलो ठीक बात है। अब आप कहेंगे सीरट की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा स्टेट इंस्टीट्यूट। यहां पे इंस्टीट्यूट का कोई जिक्र नहीं हो रहा ना, यहां पे है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इस टाइम तक इसको इंस्टीट्यूट कहा जा रहा था, लेकिन अब यहां पे क्या कर दिया, स्टेट इंस्टीट्यूट की जगह स्टेट काउंसिल कर दिया। बाकी सेम ही चीज है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और अब क्या कर दिया इसका नाम, अब कर दिया स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या रहेगा, इतना रहेगा। अब आप कहोगे सर ये नाम किया कब गया, तो देखिएगा ध्यान देना, यानी 14 अगस्त 2018 की बात है, ध्यान देना। 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया गया। और राजस्थान की बात आ रही है, तो राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, तो भाई राजस्थान स्टेट की है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, RSCERT है। अब एक बात तो ध्यान रखोगे, सीधा सा क्वेश्चन, यानी ये जो आप SIERT नाम देख रहे हैं, ये कब तक रहा, 2018 तक रहा। 18 में इसका नाम क्या कर दिया, SIERT की जगह अब क्या कर दिया जाता है, SCERT कर दिया। और साथ में एक नोट और लगा लेना, अब ये स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम करने लग जाती है। यानी आप क्या कहेंगे, 2018 से RSCERT एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य कर रही। अब एक बात और फिर आप कहेंगे, इसका मतलब सर पहले स्वायत्त शासी संस्था नहीं थी, मूलतः यहां पर कहें मूल रूप से स्वायत्त शासी संस्था ही थी, लेकिन 2002 में इसको अधीन कर दिया जाता है शिक्षा निदेशालय। ध्यान दें, आप कहेंगे मूलतः SIERT स्वायत्त शासी संस्था थी, जिसे 2002 में शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक के अधीन किया गया, और फिर 2018 से वापस से क्या कर दिया, किया गया, और 2018 में वापस से इसको स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम करने का अवसर दिया गया कि ये स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, जितने साथी देख पा रहे सभी को नमस्कार। ठीक है, हाँ अब सुनो, इसके बाद में फिर बात करेंगे। ठीक है, तो नोट लगा के एक बात तो लिखना, राज्य स्तर का शैक्षिक क्षेत्र में सर्वोच्च अकादमिक निकाय। ठीक है, यानी आप कहें शैक्षिक क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान, आप यूं भी कह सकते हैं सर्वोच्च अकादमिक निकाय या राज्य स्तर सर्वोच्च शिक्षा संस्थान। अब प्रश्न बनेगा कि सर इसको ये जो आर्थिक सहयोग है ये कहां से मिलता है ना, इसका वित्तीय प्रबंधन कहां से स्टार्ट होगा, तो आप नोट लगा के एक बात लिखेंगे, इसको जो आर्थिक सहयोग और इसका जो वित्त प्रबंधन, आर्थिक सहयोग में आप लिखें एक तो MHRD वर्तमान का शिक्षा मंत्रालय, वर्तमान में शिक्षा यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। अगली बात, और इसमें आर्थिक सहयोग कौन कर रहा है, तो आप कह सकते हैं MHRD कर रहा है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार के साथ साथ में कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे यूनिसेफ। और वित्तीय प्रबंधन का जो काम है ये कौन करेगा, तो आप कहेंगे राज्य सरकार है, ये इसका पूरा का पूरा जो वित्तीय प्रबंधन है इसके काम को देख। तो याद रहेंगे चीजें, नंबर 1 पे पहले SCERT थी ही नहीं, पहले तो SIERT थी। SIERT से पहले भी राज्य शिक्षा संस्थान हुआ करते थे, उसके बाद में अपन ने देखा कि 2018 में नाम बदल के इसका SCERT किया जाता है, और उसके बाद में ये चीजें आगे चलते हैं अपन। अच्छा गुरु जी नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। अच्छा ठीक है, चले आगे, कल वाली क्लास, कल तो पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा हुई थी, तो चिंता ना करें, वो वहीं पे मिलते हैं। पहली क्लास यही है मैनेजमेंट पर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि RSCERT क्यों, RSCERT क्यों, भाई ये प्रश्न तो बनता है, तो मैं सीधा सा कह दो इसकी उपयोगिता क्या है, आखिर इसकी स्थापना, इसकी उपयोगिता क्या है। एक नंबर बात, जो विद्यालय शिक्षा है और जो शिक्षक शिक्षा है, इसका शैक्षिक आयोजन करना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना, ये काम कौन कर रहा है, ये RSCERT है। तो नंबर एक बात आप कहेंगे विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक आयोजन क्रियान्वयन व मूल्यांकन हेतु एक सर्वोच्च संस्थान। ये कौन सा है, सर्वोच्च अकादमिक संस्थान, इसे लिख लो, सर्वोच्च अकादमिक संस्थान। इसके बाद में आप कहेंगे इसकी उपयोगिता इसलिए भी हो जाती है, नंबर दूसरा पॉइंट, RT एक्ट 2009 इसकी धारा 29, RT एक्ट 2009 की धारा 29A के अनुसार, यानी राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण अगर किसे माना गया है तो इसी को माना गया। ठीक है, तो RT एक्ट 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण, बोलो किसे माना गया,
यानी राज्य का सर्वोच्च एकात्मिक प्राधिकरण इसको ही माना गया। इसके बाद में सर, इसके बाद में सुनिए, इसके बाद में आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वही लिखेंगे राज्य में शिक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा निदेशालय के लिए, यानी राज्य का जो शिक्षा मंत्रालय है और जो शिक्षा निदेशालय है, इसके लिए अकादमिक सलाहकार का काम भी करता है। शिक्षा निदेशालय के लिए अकादमिक सलाहकार की भूमिका, अकादमिक सलाहकार की भूमिका ये भी कौन निभाता है? तो आप कहेंगे इसके अंदर भी आरएससीआरटी है। इसके बाद में आप कहेंगे और क्या है? विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार करने के लिए अगर कोई संस्था काम कर रही है तो आपका उत्तर बनेगा वो भी कौन सी काम कर रही है? अपने विद्यालय स्तर पर अगर गुणात्मक सुधार की बात करें तो उसमें भी कौन सी संस्था काम कर रही है? आरएससीआरटी की। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार हेतु, विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाली संस्था। इसके बाद में राज्य में आप जानते हैं कि आईएएससी भी काम कर रहा है, अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, यानी आईएएससी राज्य में डाइट भी काम कर रही है, राज्य के अंदर सीईटी भी काम कर रहे हैं। उसके बाद में बात करें सीटी का, सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, आईएएससी डाइट सिटी का नेतृत्व, परामर्श एवं संबलन प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? आपका उत्तर बनेगा ये आरएससीआर। आरएससीआरटी की क्या उपयोगिता? नंबर 1 विद्यालय शिक्षा है, शिक्षक शिक्षा है, इनके शिक्षक आयोजन करने में, क्रियान्वयन में, मूल्यांकन में एक सर्वोच्च स्तरीय जो संस्था राजस्थान में काम कर रही है वो ये काम। नंबर 2 पे आरटी एक्ट 2009 की जो धारा है 29 ए के अनुसार में जो राज्य का सर्वोच्च एकात्मिक प्राधिकरण माना गया, जिसे वैसे माना गया है राज्य में शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निदेशालय के लिए अकादमिक सलाहकार की भूमिका में यही है। उसके बाद में विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाली संस्था है वो भी यही है, आईएससी डाइट सिटी, इनका नेतृत्व परामर्श को सम्मेलन प्रदान करने वाली संस्था भी ये। चलें आगे। अब देखिए इसके बाद में आप कहेंगे कि आरएससीआरटी जो है इसमें एक होती है शासी परिषद, यानी शासन करने वाली, सीधी सी बात। कौन सी परिषद है? शासी परिषद। अब आप कहेंगे शासी जो परिषद है इसमें क्या होगा? दो चीजें आएंगी इसमें, क्या नंबर 1 पे अपन बात करें इसमें तो आप कहेंगे नंबर 1 पे इसमें क्या होगा? आप कहेंगे सर इसमें अध्यक्ष। अब मुझे बताओ कि शिक्षा मंत्रालय से ही संबंधित है और जब इसका शासन करने की बात आ रही है तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो आप कहेंगे शिक्षा। शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा मंत्री। और इसका उपाध्यक्ष अगर बात करें तो कौन होगा? उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष होगा जो शिक्षा सचिव है, वो सचिवालय में शिक्षा सचिव। ये काम क्या करेंगे भाई? शासी परिषद का वर्क क्या है? अगर कार्य की बात करें तो शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना, शैक्षिक नीतियां भाई, नीति बनाने का काम सरकार करती है तो शैक्षिक नीतियों का निर्माण। लेकिन बाबू मुझे ये बताओ कि शैक्षिक नीतियों का निर्माण तो कर दिया, उनका क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन थोड़ी ना मंत्री करेंगे, क्रियान्वयन तो कौन करेगा? शिक्षा विभाग करेगा, उसके अधिकारीगण करेंगे। और अधिकारियों में सर्वोच्च स्तर का कौन है? सचिव होता है। तो आप कह सकते हैं एक तो होगी शासी परिषद और दूसरी होगी कार्यकारिणी परिषद या कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति में आपको क्या रखना है? यहां पे भी सेम बात आई। यहां नंबर 1 आप कहेंगे किसे? आपका प्रश्न बनेगा नंबर 1 पे कि सर इसका अध्यक्ष कौन होगा? अगर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, इसका अध्यक्ष जो है शिक्षा सचिव होगा, क्योंकि शिक्षा सचिव से मोटा तो कोई नहीं होगा, शिक्षा सचिव। और अगर इसके सचिव की बात करेंगे, यानी एक तरीके से आप उपाध्यक्ष की भूमिका में मान लें, इसका जो सचिव होगा ये होगा निदेशक। निदेशक शिक्षा विभाग का निदेशक नहीं, निदेशक आरएससीईआर, क्योंकि शिक्षा सचिव, क्योंकि शिक्षा विभाग में यही है, मंत्री के बाद दूसरा पद यही है। मंत्री तो राजनीतिक स्तर पर होगा, शासी परिषद में आ गए। अब ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? शैक्षिक नीतियां जो बनी है इनका क्रियान्वयन करवाएंगे। तो नेक्स्ट आप लिखिएगा कार्य। इसका कार्य क्या हो? कार्य में आ जाएगा शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन। अब जो नीति निर्धारण जब भी किया जाता है तो उसके लिए परामर्शदात्री समिति बनती है। नीति निर्धारण हेतु परामर्शदात्री समिति। और ये जो परामर्शदात्री समिति होती है, इस समिति में आप कहेंगे कौन होगा? तो सीधा सा है, इसमें जो अध्यक्ष होगा ये होगा शिक्षा निदेशक। ठीक है, यानी नीति निर्धारण के लिए जो परामर्शदात्री समिति होगी इसका अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा निदेशक होगा। और इसका सचिव जो होगा ये शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे सर? ये शासी परिषद, ये कार्यकारिणी समिति, इसके बाद में नीति निर्धारण के लिए परामर्शदात्री समिति। चलिए आगे। नमस्ते भाई, नमस्ते सुमन सिहाग। मोन पूछ रहा है सर पीछे की क्लास के वीडियो सामने। अरे आप माई मटेरियल में जाके देखेंगे तो आपको वहां पे जो फोल्डर बना हुआ है सब्जेक्ट का, जैसे ये स्कूल मैनेजमेंट है, तो वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मुझे लगता है कि आप आज ही जुड़े हैं ना, कोई चिंता वाली बात नहीं, मस्त। इसके बाद आप कहेंगे सर इसका संगठनात्मक ढांचा क्या है? तो नेक्स्ट लिखिएगा संगठनात्मक ढांचा, यानी इसमें कौन कौन होते हैं आदि आदि उनके बात। नंबर 1 पे बात करें तो
इसमें कौन होगा तो आप कहेंगे निदेशक। भाई सबसे पहले अगर जिस अधिकारी का जिक्र करें अपन तो वो कौन होता है? निदेशक। और निदेशक जो होगा ये आईएएस या आरएएस राज्य सरकार द्वारा इसको नियुक्त किया। उसके बाद में नीचे आएंगे, एक होगा अतिरिक्त निदेशक। निदेशक के बाद में कौन होगा तो आप कहेंगे अतिरिक्त निदेशक। अतिरिक्त निदेशक के बाद में ये भी शिक्षा विभाग का ही होगा, ये आईएएस आरएएस होगा। उसके बाद जितने भी होंगे राजस्थान शिक्षा सेवा में, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष है, निदेशक के समकक्ष है, संयुक्त निदेशक के समकक्ष है, जो भी। अतिरिक्त निदेशक के बाद में आता है प्रोफेसर, और ये जो प्रोफेसर होगा ना ये होगा संयुक्त निदेशक के समकक्ष। संयुक्त निदेशक के समकक्ष यानी जो जेडी होता है उसके समकक्ष। उसके बाद में प्रोफेसर फर्स्ट आएगा। प्रोफेसर सेकंड के बाद में कौन आएगा? सॉरी, प्रोफेसर के बाद में प्रोफेसर फर्स्ट आएगा। और ये जो प्रोफेसर फर्स्ट होगा इससे नीचे जिला शिक्षा अधिकारी, तो आप कहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, उप निदेशक के समकक्ष। संयुक्त निदेशक के समकक्ष ये आएगा उप निदेशक के समकक्ष। समकक्ष इसके बाद में आएगा प्रोफेसर सेकंड। प्रोफेसर सेकंड, प्रोफेसर सेकंड किसके समकक्ष होगा? जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष। बोलिए जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, यानी जो डीओ होता है उसके बराबर का अधिकारी यहां प्रोफेसर सेकंड। इसके बाद में होगा एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर। ये होगा प्रधानाचार्य के समकक्ष। प्रधानाचार्य के समकक्ष ये 10 होते हैं यहां पे। उसके बाद में होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर ये होता है व्याख्याता के समकक्ष। और ये जितने भी अधिकारी आप देख पा रहे हैं यहां से लेके यहां तक, यानी मैं आपको कहूं तो यहां तक सारे ये किसके समकक्ष होंगे? आप कहेंगे राजस्थान शिक्षा सेवा के अधिकारी, बोले तो आरईएस। व्याख्याता और व्याख्याता से ऊपर के जितने भी होते हैं आरईएस, ये सारे के सारे होंगे। अब ये सारी की सारी नियुक्तियां होंगी, प्रतिनियुक्तियां होंगी, स्थानांतरण होंगे, यानी यहां कोई सीधी भर्ती नहीं निकलती। जैसे मैं अभी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, मैं व्याख्याता हूं, तो अगर यहां निकलेगी विज्ञप्ति तो अगर मैं इसमें शर्तें लिखेंगे कि आपको ये योग्यता आपकी होनी चाहिए तो मैं जाऊं। अगर कोई प्रिंसिपल है तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे काम करेगा। अगर कोई डीओ है, डीओ के समकक्ष हो गया जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, वो इस पद पे काम करेगा। उप निदेशक के लेवल का अधिकारी वो यहाँ काम करेगा। यानी यहाँ को सीधी भर्तियां नहीं निकलती हैं। जो कार्यरत है यहाँ पे वो ही सारे के सारे यहाँ ठीक है। चले आगे, चलो। इसके बाद में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि आरएससीईआरटी का लोगो क्या है। आरएससीईआरटी का लोगो क्या है? लोगो आरएससीईआरटी का जो लोगो है ये ऐसे राजस्थान का मानचित्र बना हुआ है, और राजस्थान के मानचित्र में पदक पदक बनी हुई है ना, तो आप कह सकते हैं राजस्थान के मानचित्र में पदक। ये इसका, इसमें डिपार्टमेंट कितने हैं? 9 है कि 6 है? क्या क्या कार्य है डिपार्टमेंट के, क्या कार्य है अपने आरएससीईआरटी के, क्या कार्य है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, इन सबको लेकर के अपन कल के सेशन में चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। मानचित्र के अंदर पदक। उसके बाद में मैंने जाते टाइम एक क्वेश्चन दिया था और आपसे पूछा था कि इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, यानी आरएससीईआरटी इसका जो ध्येय वाक्य है वो ध्येय वाक्य क्या है, तो ये आपको बताना था। तो इसका ध्येय वाक्य है उद्बुद्धेत्वं समनशय सखाय। यानी प्रश्न बनेगा सीधा सा, इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो आपका उत्तर बन जाएगा इसका जो ध्येय वाक्य है वो आपका है उद्बुद्धेत्वं समनशय सखाय। ये इसका ध्येय वाक्य किसका? आरएससीईआरटी का। तो यहां से पहला प्रश्न आप ये बनाइए, आरएससीईआरटी इसका जो ध्येय वाक्य है ये क्या है, तो आप याद करें। थोड़ा क्लिष्ट है, याद नहीं भी हो तो भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय या तो करना पड़ेगा। तो याद कीजिएगा उद्बुद्धेत्वं समनशय सखाय। ये किसका? तो आप कहेंगे आरएससीईआरटी का आदर्श वाक्य। फिर अपनी बात चल रही थी कि आरएससीईआरटी के कार्य कौन से हैं और आरएससीईआरटी में विभाग कितने। पहले आरएससीईआरटी में 9 विभाग हुआ करते थे और 9 में से एक विभाग उदयपुर में संचालित था, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। आज भी सिस्टम तो वही है, लेकिन विभाग 9 की जगह कितने कर दिए गए? 6 कर दिए गए। और 6 विभागों में से कितने विभागों में से 6 विभागों में से जो 5 विभाग है वो आपके उदयपुर में संचालित है, और एक विभाग है ये कहां पे? अजमेर के अंदर संचालित है। कहां संचालित है? अजमेर। अब मैं आपसे पूछूंगा सीधा कि आरएससीईआरटी में, सीधा सा क्वेश्चन है, आरएससीईआरटी में 6 विभाग हैं। अब आप कह रहे सर 6 विभाग मान लेते हैं, और 6 विभाग में से आपको याद रखने वाली बात क्या है कि 5 विभाग तो कहां है, तो आप कहेंगे उदयपुर में, और एक विभाग कहां है, तो आपका उत्तर आएगा अजमेर। यानी टोटल विभाग कितने? तो आप कहेंगे 6, और 6 में से 5 विभाग जो है ये कहां पर है, आपका उत्तर बन जाएगा 5 विभाग उदयपुर में संचालित। क्योंकि बात करें एक विभाग, ये कहां पे संचालित है? एक विभाग अजमेर में संचालित। तो याद रहेगा इतना, एक विभाग अजमेर में, 5 विभाग कहां पे है, तो आप कहेंगे उदयपुर। कुल मिला के कितने विभाग है, तो आप कहोगे 6 विभाग यहां पे है। नमस्कार, बिल्कुल सर मैंने पहले वाला कर लिया है स्कूल मैनेजमेंट, और दोबारा से शुरू कर दिया। ऐसा बहुत बढ़िया बात है, अब रिपीट हो जाएगा आपका दोबारा। बिल्कुल, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? 6। पहले कितने हुआ करते थे? 9, और अब कितने हैं? 6। पहले 9 थे तो 8 कहां था? 8 थे उदयपुर में, 1 अजमेर में। अब 6 है तो 1 अजमेर में, बाकी के 5 कहां पे? उदयपुर। अब
आप कहेंगे सर ये 6 विभाग हैं कौन कौन से? चलिएगा एक एक को लेकर के मैं आपको बता देता हूं भाई। 5 उदयपुर में है, 1 अजमेर में, लेकिन टोटली अगर आपसे पूछा जाए 6 विभाग कहां पे, एक आप कहिएगा एक विभाग का नाम है पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, सामग्री, निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग, और मूल्यांकन प्रभाग। ये कहां पे है जी? ये उदयपुर में। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग, नीति परिप्रेक्ष्य विभाग। एक विभाग आएगा शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग। इसके बाद में एक आएगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग के बाद में ये यहां से विशेष प्रश्न, शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो विभाग है ये कहां पे आपका उत्तर बनेगा आज। उसके बाद सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग। उसके बाद में छठा आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग। यानी सभी विभागों का लेखा जोखा इसके पास रहता है, ये सबकी नारी लेखा जोखा का काम ये करता है। यानी सारे विभाग जो है ये कहां पे संचालित है? तो आपको उदयपुर में। ये कहां संचालित है? तो आपको उदयपुर में, क्योंकि आरएससीआरटी का मुख्यालय कहां पे? उदयपुर में। ये कहां पे संचालित है? उदयपुर में। ये कहां पे है? ये अजमेर में। बाकी ये भी कहां पे है? ये भी उदयपुर में संचालित है। इसके बाद बात करें ये कहां पे है? ये भी कहां पे है? उदयपुर में ये संचालित। आगे बात समझ। अब इसके बाद में फिर आगे चलेंगे तो क्या है, ठीक है। अच्छा अब जैसे अपन आगे चलेंगे तो विभाग, अब आगे चलेंगे और एक एक विभाग के क्या क्या कार्य हैं इनको लेकर के अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। भाई कौन सा विभाग है उसका क्या कार्य? देखिएगा संजू जी पूछ रहे हैं सर फर्स्ट ग्रेड का पेपर कब तक हो सकता है, कब हो जाए? देखो मैं एक विशेष निवेदन करूंगा, ऐसे कमेंट जब भी आते हैं मुझे गुस्सा आता है। क्यों आता है? आपका टारगेट पढ़ना है, ना ही तो पेपर कंडक्ट आप करवाएंगे ना ही मैं करूँ। इसलिए ऐसे सवाल ना पूछें, पढ़ाई पे ध्यान दें, ज्यादा फायदा रहेगा। पेपर कब होगा कब नहीं होगा क्या है क्या नहीं है ये सब मोह है, छोड़ दो, तैयारी पे ध्यान दो। तैयारी पे ध्यान दोगे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होना है। मैं तो सीधी बात है, ऐसे क्वेश्चन अगर किसी विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में आ रहा है इसका मतलब उसका तैयारी पे ध्यान नहीं। आपको बुरा लगेगा, इसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा काम है, ठीक है। चलें आगे। अब देखिएगा आगे एक एक नंबर से अपन बात करेंगे। एक नंबर पे जो विभाग है पाठ्यचर्या कहो, पाठ्य पुस्तक कहो, एक ही बात है। चलो पाठ्यचर्या देखो, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम कहो, पाठ्य पुस्तक, सामग्री, निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाव। अब इसमें नाम से स्पष्ट है कि इस विभाग का काम क्या होगा, आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? यानी ये जो विभाग है ये काम क्या करेगा? ये पाठ्यक्रम निर्धारण करने का काम करेगा, सामग्री बनाने का काम करेगा, साथ में मूल्यांकन करने का काम करेगा। यानी 5वीं 8वीं का जो बोर्ड पेपर होते हैं उन पेपर का पूरा पैटर्न है, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, उनका ब्लूप्रिंट तैयार करना, ये सारे के सारे काम आरएससीआरटी का कौन सा विभाग करेगा? अब बात रही पाठ्यक्रम निर्धारण की, किताबें छापने का काम तो कौन करता है? किताबें छापने का काम तो पाठ्य पुस्तक मंडल करता है। अब बात रही पाठ्यक्रम निर्धारण का, पहले आरएससीआरटी क्या करता था? 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम निर्धारण की बात करता था, लेकिन अब आरएससीआरटी क्या करता है? तो आप कहेंगे अब आरएससीआरटी है ये पाठ्यक्रम निर्धारण की बात नहीं करता है, 1 से 8 की बात नहीं, 1 से 12 की बात करता है। सीधा सीधा आप कहेंगे कि ये तो कहिएगा प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम या विषय सामग्री तैयार कर। अब एक बात छोटी सी, अलग अलग विषय सामग्री तो गणित की भी है, विषय सामग्री विज्ञान की भी है, सामाजिक की भी, भाषा की भी, तो वो तैयार करने के लिए इसमें अलग अलग क्या है प्रभाग, तो लिखिएगा नोट लगा के। इसमें अलग अलग प्रभाग कार्य कर रहे हैं। नंबर 1 बात करते हैं विज्ञान एवं गणित अनुभाग। अब ये क्या काम करेगा? जितना भी विज्ञान और गणित से संबंधित है, चाहे वो पाठ्यक्रम की बात है, वो सारा का सारा ये करेगा। और इसके अलावा भी जैसे मान लेते हैं कि विज्ञान मेले का आयोजन हो रहा है, अब विज्ञान मेले का आयोजन, विज्ञान मेलों का आयोजन, अब ये कौन से प्रभाग के द्वारा इसका पूरा मॉड्यूल तैयार किया जाएगा? इसके द्वारा जैसे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, यानी आप कहें राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इसमें चाहे विज्ञान का किट तैयार करना है, चाहे गणित का किट तैयार करना है स्कूलों में देने के लिए, ये सारे काम कौन करेगा? आप कहेंगे सारे के सारे काम है आइए विज्ञान एवं गणित अनुभाग करेगा। कौन सा अनुभाग करेगा? विज्ञान एवं गणित अनुभाग। विज्ञान मेलों का आयोजन करना है और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का संचालन करना है। विज्ञान किट है, गणित किट है, इन सबको लेकर के आप कहेंगे विज्ञान और गणित अनुभाग। याद रहेगा, इतना रहेगा। इसके बाद में नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सामाजिक विज्ञान अनुभाग। इसके बाद में आप कहोगे भाषा अनुभाग। अब भाषा अनुभाग में भी क्या है? एक तो काम कर रहा है भाषा प्रकोष्ठ, जिसमें हिंदी और इंग्लिश। भाषा प्रकोष्ठ में क्या है? तो आप कहोगे हिंदी और अंग्रेजी। इसी में एक प्रकोष्ठ और काम कर रहा है तृतीय भाषा प्रकोष्ठ। अब आप कहोगे तृतीय भाषा प्रकोष्ठ में क्या?
तृतीय भाषा प्रकोष्ठ में अगर बात करो तो आप जैसे संस्कृत आ गई, अभी तृतीय भाषा है। जैसे बात करो सिंधी आ गई, ये तृतीय भाषा है। जैसे बात करो उर्दू आ गई, ये तृतीय भाषा है। जैसे आप बात करो कि गुजराती आ गई, ये तृतीय भाषा है। कहने का मतलब ये है गुजराती है, उर्दू है, संस्कृत है, सिंधी है, पंजाबी है, ये सारी की सारी तृतीय भाषा है। आएंगे तो भाषा विभाग में, लेकिन भाषा विभाग का जो तृतीय भाषा प्रकोष्ठ है वो इनको लेकर के काम करेगा। तो तीन हो गई इसी के अंदर। ये सारे के सारे पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण मूल्यांकन। अब मेन बात आती है किसके बात होगी मूल्यांकन की। मैं बात करता हूं यहाँ इसी के अंदर एक चौथा प्रभाग और काम कर रहा है, शैक्षिक मापन व मूल्यांकन प्रभाग। अब आप पूरी सर ये क्या काम करेगा, SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है यही प्रभाग चलाएगा। इसके अलावा बात करें कि प्रश्न पत्र के लिए व्यू प्रिंट तैयार करना, ये भी कौन तैयार करेगा, व्यू प्रिंट तैयार करना यही करेगा। इसके अलावा बात करें कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए मूल्यांकन प्रणाली, भाई किस टाइप से आप इनका मूल्यांकन करेंगे वो काम भी कौन करेगा, यही करेगा। इसके बाद में अगर बात करें शैक्षिक मापन और मूल्यांकन प्रभाग को क्या काम करेगा, तो आप कहोगे ये काम करेगा ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी अर्ली का मतलब हो गया प्रारंभिक, तो आप कह सकते हैं प्रारंभिक बचपन देखभाल व शिक्षा अनुभाग। ये पूरा का पूरा जो काम है ये इसी के अंदर में अलग से पूरा का पूरा एक प्रभाग काम कर रहा है, प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा अनुभाग यानी ECCE। मूल्यांकन वाले का काम मूल्यांकन करने का, बोले तो SIQE है। उसके अलावा ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी ये शैक्षिक मापन का काम मूल्यांकन का काम करेगा। ये सारे के सारे काम इसी प्रभाग के अंतर्गत हो रहे हैं। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण मूल्यांकन प्रभाग नाम से आ जाएगा। इस प्रभाग की क्या क्या कार्य है, तो अलग से मुझे लगता नहीं कि आपको कोई रट्टा मारने की क्या याद करने की आवश्यकता रह जाए, याद रहेगा इतना। इसके बाद में आप कहते हैं नंबर 2। अब नंबर 2 पे आता है क्या, तो आप कहेंगे शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग। अब आप कहोगे सर ये क्या काम करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, विभाग बनाया कुछ ना कुछ तो करेगा। नंबर 1 शैक्षिक अनुसंधान और सर्वे के काम लिखे, यानी जितने भी राजस्थान में शैक्षिक अनुसंधान के काम हुए, जितने भी सर्वे के काम होंगे वो सारे के सारे लिखे। तो नंबर 1 पे आप कह सकते हैं शैक्षिक अनुसंधान एवं सर्वे करवा। इसके अलावा जिला शिक्षा अनुसंधान, जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ का आयोजन। इसके अलावा प्रकाशन कार्य 2 अनुसंधान से संबंधित। इसके अलावा बात करते हैं NMMS, कमेंट करके बताओ क्या है NMMS, क्या है। हाँ जी, अच्छा सविता जी कह रहे हैं कि अदर सब्जेक्ट की क्लास क्यों नहीं हो रही है, हो जाएंगे है ना। मैनेजमेंट की 3 दिन चलेंगे, बाकी सारी क्लासें जो आपकी हैं। तो पहले शुरुआती दौर के अंदर मैनेजमेंट आपको सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ना, इसलिए इसको अपन पहले ले रहे हैं, सारी मिल जाएंगी क्लास, चिंता ना करें। NMMS क्या है, NMMS पहली बात तो ये कि परीक्षा करवाता कौन है। NMMS परीक्षा जो है इसमें पात्र कौन होंगे, पात्र होंगे कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी, और इसमें भी वही विद्यार्थी होंगे जो सरकारी विद्यालय के, केवल सरकारी विद्यालयों के। ये पेपर करवाता कौन है, MHRD करवाता है, बोले तो शिक्षा मंत्रालय। और राज्य में इसकी नोडल एजेंसी कौन है, राज्य में नोडल एजेंसी RSCEI। ठीक बात है सर। जब बच्चा इसको पास कर ले, पास करने के बाद पहले क्या होता था कि 6,000 रुपए उसको 1 साल के, फिर 6,000 1 साल के, फिर 6,000 1 साल के, 4 सालों तक उसको 6,000 रुपए मिलते थे। अब क्या होगा, पास करने के बाद 4 वर्ष तक 12,000 प्रति वर्ष, यानी 4 वर्षों तक उसको 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिले। इसकी बात कर रहे हैं हम, जो बालक NMMS परीक्षा को पास करे, यानी कक्षा 9 से लेकर 12 तक जब वो पढ़ेगा तो उसको 12,000 रुपए प्रति वर्ष है पूरा से मिले। ठीक बात है। ये पेपर है, ये कौन सा प्रभाग करवाएगा, शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण आकलन और नीति परिप्रेक्ष्य विभाग। अब इसके अलावा और क्या काम करेगा विभाग, तो आप कहेंगे ये विभाग अनुसंधान कार्य करवाएगा, अनुसंधान कार्य करवाएगा। इसके अलावा अनुसंधान कार्यों हेतु MT बोले तो मास्टर ट्रेनर, KRP की रिसोर्स पर्सन, यानी आप कह सकते हैं मुख्य संदर्भ व्यक्ति तैयार करना। इसके अलावा आप अनुसंधान में आप जानते हैं कि IASE भी काम करता है, CTE भी काम करता है, गाइड भी काम करता है। बात कहें इन सब के अनुसंधान कार्यों की समीक्षा, अनुसंधान कार्यों की समीक्षा। इसके अलावा राज्य अनुसंधान की योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, अनुसंधान विभाग करेगा। राज्य अनुसंधान की योजना बनाना तथा उसका क्रियान्वयन करना, राज्य अनुसंधान की योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना, ये काम भी कौन करेगा, ये काम भी आपका ये अनुसंधान विभाग करेगा। इसके अलावा कहेंगे राज्य अनुसंधान समिति की बैठक आयोजित करना,
ये काम भी ये करेगा। इसके अलावा करना वह राष्ट्रीय स्तर के सर्वे में सहयोग करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ, तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे में राज्य स्तर पर सहयोग करने वाली संस्था कौन सी थी? RSCRT। तो सीधी सीधी बात है, अनुसंधान और सर्वे विभाग रहेगा। ये काम क्या करेगा? अनुसंधान का काम करेगा, जो लगभग सारे के सारे क्या करेगा? अनुसंधान से संबंधित होंगे, ठीक है, वो सारे कार्य करेगा। NMMS परीक्षा का आयोजन है, ये करवाएगा। इसके पात्र चार्ट में अध्ययनरत विद्यार्थी होते हैं, केवल सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी। जैसे ही पेपर पास करते हैं उसके बाद 4 वर्ष तक 12,000 रुपए प्रति वर्ष उनको मिलते हैं। MHRD मंत्रालय बोले तो शिक्षा मंत्रालय, तो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। और अच्छा चले आगे, चलो। अब इसके बाद में आएगा कि और प्रभाग कौन सा है? शिक्षा प्रभाग होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट 3 नंबर, शिक्षक शिक्षा विभाग क्या प्रभाग। अब शिक्षा प्रभाग है, इसमें आप क्या कहें? इसका काम क्या हो तो आप कहिएगा और लगा के। शिक्षक शिक्षा हेतु कार्य कर। नंबर एक तो आप कह सकते हैं सेवा शिक्षकों के प्रशिक्षण। ये कौन सा विभाग करवाएगा? शिक्षा प्रभाग। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण, यानी जो सर्विस में है और सबके प्रशिक्षण करवाने का काम ये करेगा। और साथ में क्या करेगा? IAC है, CTE है, काइट है, पाइप है, इनके कार्यों में जो जुड़े हुए रहेंगे शिक्षक प्रशिक्षण से, निष्ठा है, दीक्षा राइज है, यानी चाहे ऑनलाइन होगा चाहे ऑफलाइन होगा। और लगा के लिख लो, ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन। यानी शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में राज्य में कोई संस्थान सबसे सर्वोच्च स्तर का है तो ये तो है सेवारत जो इस सर्विस है। एक आता सेवा पूर्व, अब आपको सर सेवा से पहले, हाँ, सेवा पूर्व प्रशिक्षण, यानी अपन जिसको BSTC कह रहे हैं, अपन BSTC कहें, DLED कहें, ये जो BSTC या DLED है, BSTC वाले प्रशिक्षण की, यानी जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के अध्यापक बनते हैं, उनका जो प्रशिक्षण होता है उसमें पाठ्यक्रम निर्धारण का काम है, प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार करना है, किस तरह से पूरा सेशन काम करेगा, ये सारा काम RSCRT करती है। RSCRT में विभाग शिक्षा जो विभाग है या प्रभाग है, ये इस काम को देखता है। तो 2 प्रशिक्षण हो गए, एक सेवारत जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जैसे आप कल को जॉब लगेंगे, जॉब लगने के बाद में आपके प्रशिक्षण चलेंगे, चाहे थर्ड ग्रेड है, चाहे वैकेंट है, चाहे सेकंड ग्रेड है, इन सब के प्रशिक्षण होते हैं। ऑनलाइन भी चलते रहते हैं, ऑफलाइन भी चलते रहते हैं। साल में आपको 5-10 दिन तो प्रशिक्षणों में गुजारना नहीं पड़ेगा। हाँ, आवासीय भी हो सकता है, गैर आवासीय भी हो सकता है, लेकिन लगभग प्रशिक्षण आपके जो होते हैं वो गैर आवासीय। आवासीय प्रशिक्षण जैसे कि RP होते हैं, अभी मैं बात कर रहा था कि रिसोर्स पर्सन, जैसे हमारा हुआ था उदयपुर में, हम वहां से ट्रेनिंग लेके आए, उसके बाद में हमारे ग्रुप में आकर के हमने टीचर्स लोग जो है ट्रेनिंग देने का काम किया। तो हमारा जो प्रशिक्षण था वहां पे वो आवासीय था। 5 दिन वहीं उदयपुर में रहे, सहेलियों की पार्टी के पास में RSCRT बना हुआ है, अच्छे आनंद लिए, अच्छे घूमने फिरने का मजा है, अच्छी वहां ट्रेनिंग ली। वहां दिल्ली से NCRT से अपने इंडिया के अंदर टॉप इंस्टीट्यूट है, वहां से प्रोफेसर आते हैं और वो इतनी सारी चीजें बताते हैं कि वाकई में आपका आप आनंदित हो जाए। अगर आप ऑलरेडी सर्विस में है या सर्विस लग जाए मान लो, ठीक है, तो उसके बाद में अगर आपको मौका मिले टीचर्स ट्रेनिंग में TRT बनने का, मैं कहता हूं छोड़िएगा मत। एक तो अच्छा होगा कि आपको अपने स्कूल से बाहर जाने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, आप जहां भी ट्रेनिंग करवाएंगे तो उस ट्रेनिंग के दौरान जितने भी टीचर्स लोग मिलेंगे तो उनसे मिलकर के आनंद आ जाएगा। एक होता है बच्चों को पढ़ाना, एक होता है टीचर्स को पढ़ाना, तो टीचर्स को पढ़ाने में आपको मजा आता है, ठीक है। चलें आगे, चल। इसके बाद में चौथा जो विभाग है वो कौन सा? शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग। शिक्षा प्रौद्योगिकी में शैक्षिक प्रौद्योगिकी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताई थी, केवल आपको ये याद रखना कि अजमेर, यानी RSCRT का एकमात्र विभाग जो उदयपुर से बाहर संचालित है। और लगा के लिखना, RSCRT का एकमात्र विभाग जो उदयपुर में उदयपुर से बाहर संचालित है। RSCRT का एकमात्र विभाग जो उदयपुर से बाहर संचालित है, उदयपुर से बाहर संचालित है। अब ये काम क्या करेगा? नंबर 1 काम करेगा ई कंटेंट तैयार कर। अगर आपसे कहा जाए कि राज्य में RSCRT पाठ्यक्रम निर्माण करती है, पाठ्य सामग्री विशेष सामग्री का निर्माण करती है, चयन करती है, तो ई कंटेंट का जो निर्माण है, ये ई कंटेंट का निर्माण कौन करेगा? आप कहेंगे ई कंटेंट का निर्माण शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग करेगा। अब ई कंटेंट कहां से कहां? कक्षा 1 से लेकर 12 तक पूरा कर। उसके बाद नंबर 2 पे बात आप कहें कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंधन, भाई यही प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ही करेगा। इसके बाद में अपना जो चाहे दीक्षा राइज कार्यक्रम चल रहा है, अलग से पढ़ेंगे इसको, दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है, यही करेगा। इसके अलावा जितने भी श्रव्य दृश्य कार्यक्रम होंगे, इन सभी श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों का संचालन यही करेगा। श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों का संचालन कौन करेगा? तो आपका उत्तर आएगा श्रव्य दृश्य कार्यक्रमों का संचालन, ये संचालन शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग करेगा। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग जो है ई कंटेंट मींस, उसको पूछ रहे हैं ई कंटेंट मींस है कि भाई आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कौन सा कंटेंट दे रहा हूं, मैं बुक नहीं दे रहा आपको, मैं बुक नहीं दे रहा ना, मैं वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूं आपके लिए। तो ये सारा का सारा संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हो पा रहा है, तो ये अपने आप के अंदर ई कंटेंट है। अगर मैं इसी मैटर की बुक निकाल करके आप लोगों तक पहुंचा दूं तो आपके सामने ई कंटेंट नहीं होगा, यानी मानिएगा पूरा का पूरा जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ मामला वो सारा अगर विद्यार्थी तक पहुंचता है, शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो ई कंटेंट है। यानी जितने भी वीडियोज वगैरह होंगे, अभी कोरोना काल के अंदर स्कूलें बंद होगी तो बच्चों तक कौन सा कंटेंट पहुंचा? ई कंटेंट पहुंचा। तो ई कंटेंट तैयार करने का काम ये विभाग करता है, ठीक है। सर्वे दृश्य कार्यक्रमों का संचालन है, दीक्षा राइज कार्यक्रम है, कंप्यूटर शिक्षा है, ई कंटेंट कार्य, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि पांचवा जो विभाग काम कर रहा है ये कौन सा कर रहा है, तो आप कहेंगे सर्वांगीण विकास जो कार्यक्रम है वो इसके तहत चलाए जाते हैं, सामाजिक न्याय के कार्यक्रम इसके तहत चलाए जाते हैं। तो लिखिएगा सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग, यानी इसका काम सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय की बात आ गई तो भाई हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच एक तरीके से CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए काम करने का अगर पूछे कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है तो ये करेगा सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय प्रभाग, CWSN बच्चों हेतु कार्य। इसके अलावा जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, इसके अलावा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, इसके बाद में बालिका शिक्षा कार्यक्रम, इसके अलावा एक ही बात है बालिका शिक्षा और आप कह सकते हैं महिला शिक्षा। इसके बाद छठा जो विभाग काम कर रहा है वो है आयोजना प्रबंधन, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त प्रबंधन विभाग। सारे के सारे जितने विभाग हैं उन सबकी धुरी है ये, तो इसमें लिखिएगा सभी विभागों की धुरी। RSCRT में जितने भी विभाग काम कर रहे हैं उन सभी विभागों की धुरी लेखा जोखा ये रखता है, लिखिएगा अन्य जो 5 विभाग हैं उन सबके लेखा जोखा ये रखते हैं। 6 विभाग है RSCRT में, एक विभाग अजमेर में संचालित है और बाकी सारे के सारे कहां पे हैं उदयपुर में संचालित। ठीक है, चले आगे चल अब मोटा मोटी एक बार थोड़ा सा अपन पहचान लें कि RSCRT काम क्या करता है। लिखिएगा RSCERT के कार्य, पहली बात पहला काम क्या होगा तो मोटे तौर पर आप देखें तो शिक्षक प्रशिक्षण, अभी बताया था मैंने शिक्षक प्रशिक्षण दोनों स्तर पे होंगे, एक सेवारत होगा और एक सेवा पूर्व। इसके अलावा चाहे आंगनबाड़ी प्रशिक्षण की बात आए, प्रशिक्षण है, शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण है, मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण है, ठीक है, ARP प्रशिक्षण है, ये सारे के सारे प्रशिक्षण दिए करवा। ठीक है, इसके बाद में आप कह सकते हैं कि ये क्या काम करता है, पाठ्यक्रम निर्माण। पाठ्यक्रम निर्माण कौन सा पाठ्यक्रम बनाता है तो प्री प्राइमरी, पहले बनाता था 1 से 8 तक का, प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक का, साथ में DSAC का। इसके अलावा आपसे पूछे NCF 2005 व RT 2009 के संदर्भ में राज्य की सर्वोच्च संस्था, इसके अलावा वीकली आयरन जो प्रोग्राम है, वीकली आयरन एवं फोलिक एसिड सब्लिमेशन प्रोग्राम, इसके अलावा आपको बताया था अभी ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम भी कौन करेगा, ये करेगा या आपको प्राथमिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था कार्यक्रम कोई देखेगा। इसके अलावा जनसंख्या वाला कार्यक्रम चल रहा है, और अगर आप कहेंगे तो जैसे इसकी पत्रिकाएं पूछी जा सकती हैं, पत्रिकाएं जो है इनमें 1 नंबर पे आप कहेंगे निर्देशन सेवा और जनसंख्या शिक्षा समिति, ये भी RSCERT और RSCRT से बनने वाले टू द पॉइंट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में अपन और किसी सब्जेक्ट को लेकर चर्चा करेंगे और किसी टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। आइएगा प्रारंभ करते हैं सेशन को। देखिएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अब इसका क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से ये चला है, कैसे इस बोर्ड की स्थापना हुई है, इसको लेकर के अपन बातचीत करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की आपका होस्ट प्रोड्यूस प्रियंका सिंह है। देखिएगा साथियों, हुआ कुछ यूं कि देश का जो प्रारंभिक दौर था, बोले तो स्वतंत्रता के बाद में, उसमें भाई शुरुआत कहां से करेंगे, पहले आपने देखा होगा तो सर्व शिक्षा अभियान चला था, उसके बाद में रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चला था, अब चल करके इंटीग्रेटेड एक ही जगह चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान। तो ये 1952 की बातें हैं। 1952 में एक आयोग बनाया जाता है। आयोग किस काम के लिए बनाया गया कि माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना है, कि माध्यमिक जो शिक्षा है इसको और मजबूत बनाना है। इसके लिए एक समिति, एक आयोग बनाया जाता है और उस आयोग का नाम रखा जाता है मुदालियर आयोग। तो आइएगा प्रारंभ करते हैं अपन। तो लिखिएगा पहला पॉइंट आप ये बनाइएगा कि माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए एक आयोग बनाया। अब आप कहेंगे सर आयोग बनाया कब गया? आयोग बनाया जाता है 1952 में। 1952 में कब बनाया जाता है? 23 सितंबर 1952 को एक आयोग का गठन कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाई आयोग का तो गठन कर दिया, लेकिन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर।
अब फिर क्वेश्चन बनेगा कि ये जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है, इन्हीं के नाम के आधार पर क्या कर दिया जाता है, इस आयोग का नाम रख दिया जाता है, जिसे अपन कह सकते हैं मुदालियर आयोग। यानी अध्यक्ष ये थे तो इसको कहा गया मुदालियर आयोग, और इसी आयोग को क्या कहा गया, मुदालियर आयोग, और इसी आयोग को कहा गया माध्यमिक शिक्षा आयोग। बात तो ये कि भाई मुदालियर शिक्षा आयोग ने क्या काम किया, मुदालियर शिक्षा आयोग ने जो भी सिफारिशें दी वो सारी की सारी सिफारिशें ये किसके लिए दी, बात हो गई ये माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करने के लिए। तो यहाँ पे आप कहेंगे आयोग कब बना, 1952 में बना। 1952 में आयोग बना, आयोग ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1952 में आयोग बना और उसके बाद में आप कहेंगे 29 अगस्त, कौन से अगस्त की बात कर रहा हूं, 29 अगस्त 1953, 29 अगस्त 1953 को आयोग क्या करता है, आप कहेंगे 29 अगस्त 1953 आयोग द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है। आयोग ने रिपोर्ट पेश की, आयोग ने क्या किया, आप कहेंगे आयोग ने रिपोर्ट पेश की। अब ये जो रिपोर्ट पेश की इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। रिपोर्ट जब पेश की तो ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण तभी हो सकता है जब प्रत्येक राज्य में क्या हो, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो। तो नोट लगा के कहेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सिफारिश की, क्या सिफारिश की, सिफारिश की, क्या सिफारिश की बताइए, सिफारिश कहेंगे भाई माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना है, तो सुदृढ़ीकरण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कोई एक आयोग बना दो। आयोग कौन सा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो आप कह सकते हैं सिफारिश की और सिफारिश में कहा कि एक आयोग बना देना चाहिए, और आयोग कौन सा, माध्यमिक बोर्ड बना देना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में होना चाहिए, प्रत्येक राज्य। जब इसी बात 1953 में आई तो फिर राजस्थान सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम बनाया, राजस्थान सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम बनाया। अच्छा ये कौन सा बीच में लगा दी, एक मिनट में बात करता हूं, ऐसा ही में नहीं है, हेलो ऐसा ही सिलेबस में नहीं है, ऐसा ही ऐसे कोई लेना देना नहीं है, ये केवल आपके स्कूल का है अध्यापक भर्ती परीक्षा है इनके लिए। अच्छा तो देखिए मैं बात कर रहा था कि सिफारिश की गई कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से क्या होगा, प्रत्येक राज्य में बोर्ड बनाएंगे। अब बोर्ड बनाएंगे तो फिर क्या हुआ, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अधिनियम बनाया। राजस्थान सरकार ने फिर क्या किया, अधिनियम बनाया और अधिनियम का नाम क्या रखा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। देखिएगा राजस्थान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। ये अधिनियम पारित कब हुआ, वही जब 57 में, 52 में क्या आयोग बना, पेपर में आयोग ने सिफारिश की, फिर 2-4 वर्ष तो सोचने में लग ही जाते हैं। तो ये अधिनियम कब बनता है, तो आप कहेंगे 1957 में। और 1957 का अधिनियम ये पारित कब होता है, तो आप कहेंगे 1 दिसंबर 1957 को पारित। अब पारित हुआ 1 दिसंबर 1957। और ये जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, इसी अधिनियम की धारा 3 के तहत, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, तो आप कहेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। तो यहां नोट लगा के लिखिएगा, राजस्थान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की धारा 3 के तहत, धारा 3 के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान है ये कब गठित होता है, तो आप क्या कहेंगे, बीएसईआर का गठन, या आप कह सकते हैं बीएसईआर की स्थापना, गठन या स्थापना। 1957 का अधिनियम था, 1 दिसंबर 1957 को अधिनियम क्या होता है, पारित होता है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 4 दिसंबर को, याद रहेगा, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 4 दिसंबर को, कितने दिसंबर को, तो याद रखेंगे अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 4 दिसंबर को, यानी आप कहें 4 दिसंबर 1957 क्या कर दिया जाता है, ये स्थापित कर दिया जाता है। और इसका मुख्यालय क्या रखा जाता है, आप कहेंगे मुख्यालय रखा जाता है जयपुर। अब आपके मन में एक प्रश्न तो बनेगा और बनना लाजमी भी है, सर जयपुर में थोड़ी ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कहां है, अजमेर में है। अजमेर में क्यों लेके गए, आरपीसी भी तो अजमेर में नहीं थी ना, अजमेर में इसलिए लेके गए क्योंकि पी सत्यनारायण राव समिति ने सिफारिश की, और पी सत्यनारायण राव समिति ने सिफारिश की भैया जयपुर से नहीं आप अजमेर में ले जाओ इसको। तो लिखिएगा नेक्स्ट नीचे, पी नोट लगा के लिखा, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर 1 जनवरी 1961, 1 जनवरी 1961 को बीएसईआर का मुख्यालय कहां स्थानांतरित कर दिया गया, बीएसईआर का मुख्यालय अजमेर, अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। फिर प्रश्न बनेगा कि वर्तमान भवन में कब से चल रहा है, तो नोट लगा के लिखें, बीएसईआर का वर्तमान स्वरूप 1973 से संचालित, कब से, 1973 से। फिर प्रश्न बनेगा कि बीएसईआर अपने आप में कैसी संस्था है, ये राजस्थान माध्यमिक जो शिक्षा है उसके अधीन स्वायत्त शासी संस्था, ठीक है, तो नोट लगा के लिखिएगा, बीएसईआर राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन स्वायत्त शासी संस्था। कैसी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, वापस से देखिएगा रिवीजन को एक बार, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई साहब बीएसईआर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान
पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना था। 1952 में एक आयोग बनाया गया, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, तो आयोग को कह दिया गया मुदालियर। मुदालियर आयोग ने जब स्टडी की तो पाया कि माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण तब हो सकता है जब प्रत्येक राज्य में एक एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना दी जाए। समिति बनी 52 में, रिपोर्ट दी थी 53 में रिपोर्ट देने के बाद में अलग अलग राज्यों ने अपने अपने स्तर पर काम किए और राजस्थान सरकार ने 1957 के अंदर एक अधिनियम बनाया। अधिनियम का नाम था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। अधिनियम 1957 में बना, तो अधिनियम 1957 1 दिसंबर 1957 को पारित हो गया। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 4 दिसंबर 1957 अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 4 दिसंबर 1957 को क्या कर दिया गया, बीएससीआर का गठन कर दिया गया। इसकी स्थापना की गई मुख्यालय जयपुर में। अब जयपुर से अजमेर कब आया, तो 1961 में आया। 1961 को बीएससीआर का मुख्यालय सत्यनारायण आराम समिति की सिफारिश के आधार पर अजमेर से कहां कर दिया गया, तो जयपुर से अजमेर। और वर्तमान जो इसका स्वरूप है ये 1973 से संचालित है। प्रश्न बनेगा बीएससीआर क्या है, तो आप कहेंगे राजस्थान शिक्षा विभाग जो है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में काम कर रहा है। चलें आगे, चल अब सुनिए। अब आप कहोगे चलो ये बात तो ठीक है, स्वायत्त शासित संस्था। अगर मैं बीएससीआर का आपसे पूछूं कि लोगो क्या है, बीएसईआर का लोगो यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो क्या है, तो सीधा सा क्या है, इसका लोगो जो है वो है राजस्थान के मानचित्र में। इसका लोगो क्या रहेगा, राजस्थान के मानचित्र में इसका जो लोगो है इसमें लिखिएगा राजस्थान के मानचित्र में, राजस्थान के मानचित्र में विजय स्तंभ, राजस्थान के मानचित्र में विजय स्तंभ। चलो ठीक बात। इसके बाद फिर यहाँ एक बात लिखना, तो ये तो हो गया बीएसईआर का लोगो। अब लिखना बीएसईआर का आदर्श वाक्य। बीएसईआर का आदर्श वाक्य क्या, इसमें लिखेंगे या सर बीएसईआर के आदर्श वाक्य में सिद्धि ध्रुवती, ठीक है, ये इसका क्या है, तो आप कहेंगे आदर्श वाक्य। उसके बाद में आप कहेंगे इसके आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, भाषाएं दोनों ही दोनों में काम करता है, एक तो हिंदी और दूसरा अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, ये इसकी भाषा है। तीन बड़े महत्वपूर्ण है ये प्रश्न है। पहला इसका लोगो क्या, राजस्थान के मानचित्र में विजय स्तंभ बना हुआ है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, सिद्धि पर्वती क्रमजा। उसके बाद में आधिकारिक भाषा की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। चलें आगे, चल आज अब लिखिएगा इसका संगठनात्मक जो ढांचा है वो कैसा है, तो हेडिंग लगाइएगा संगठनात्मक ढांचा। नंबर 1 पे आप कहेंगे इसमें संगठनात्मक ढांचे में एक तो होता है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य कितने, 7, तो लिखिएगा उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 7। इसके बाद में निर्वाचित सदस्यों की बात करें 7, नेक्स्ट लिखिए निर्वाचित सदस्य 7। इसके बाद में नेक्स्ट राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, आप इनको मनोनीत भी कह सकते हैं, आप इनको नाम निर्दिष्ट भी कह सकते हैं, है ना। फिर राज्य सरकार ने जिनको मनोनीत कर दिया है नाम निर्दिष्ट सदस्य कितने, 7, आप कह सकते हैं राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, याद रहेगा क्यों नहीं रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य 7 नहीं, सॉरी 17 होंगे 17। फिर प्रश्न बनेगा कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कितने मनोनीत करेगा, तो नेक्स्ट लिखिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, आपका उत्तर बनेगा 2। इसके बाद में प्रतिष्ठित सह आवरण सदस्य जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो कितने होंगे। अब आपके मन मस्तिष्क में आएगा सर इतने तो बहुत हो गए, बहुत हो गए तो कोई बात नहीं, दिक्कत आ रही बहुत हो गई, तो आप कह सकते हैं सीधी सी बात ये कुल मिला के सारे के सारे मेंबर कितने हो जाएंगे, तो आपका उत्तर बनेगा सर 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे कहा जाए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल सदस्यों की संख्या है, आपका उत्तर आएगा 36। लेकिन एक नोट लगा के एक बात लिखेंगे आप, नोट लगा के 2018 में राज्यपाल महोदय कल्याण सिंह ने 5 सदस्य बढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी, अनुशंसा की थी, बढ़ाए नहीं गए। तो वर्तमान में सदस्य पूछे तो 41 नहीं करने, वर्तमान में 36 ही करने। कोई अलग बात, आपका पेपर उसे 4 दिन पहले बढ़ाते तो वो पेपर में 36 ही आएंगे, 41 नहीं आएंगे। पेपर होने से 1.5 महीने पहले बढ़ाते तो 41 तो 36, आगे बात समझ तो याद, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब जरा उत्तर तो कितने हो गए, 36, 5 सदस्य बढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी, लेकिन अभी है कितने वर्तमान में, तो आपका उत्तर आएगा 36। 36 कौन कौन से हो गए, 7 1 8 8 7 15 15 17 32 32 34 तो 36। एक अध्यक्ष 7 उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य। पदेन का मतलब है इनका पद तो कहीं हो रहा है, जैसे आरएससीआरटी का निदेशक है लेकिन वो यहाँ भी मेंबर है, जैसे माध्यमिक शिक्षा जो है उसका जो निदेशक है वो अलग है, वहां उसका पद लेकिन यहाँ भी वो सदस्य है। प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक वहां भी है, यहाँ भी एनसीसी का निदेशक वहां भी, यहाँ भी तकनीकी शिक्षा वाला अपने किसमें काम कर रहे हैं, यहाँ भी, यानी पद कहीं हो रहे लेकिन वो यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य कितने हो जाएंगे, तो आपका उत्तर आएगा 7। कितने हो जाएंगे, 7। आई बात समझ, चले आगे। अब देखिए इसके बाद में जैसे आगे चलेंगे, अब अपन एक एक की चर्चा करें। जैसे अध्यक्ष की बात करें, पहले नंबर पे अपन अध्यक्ष को लेकर के बात करें, तो अध्यक्ष के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रख लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अध्यक्ष है राज्य सरकार द्वारा यहां मनोनीत किया है, पहला पॉइंट लिखिएगा अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 सदस्यों की
समिति की सिफारिश पर मनोनीत किया जाता है। अब आप कहेंगे चलो ठीक है 3 सदस्यों की समिति है, इसकी सिफारिश मिलेगी राज्य सरकार को, फला आदमी को अध्यक्ष बना दो, उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन ये 3 मेंबर होंगे कौन कौन? ये जो 3 सदस्य होंगे ये कौन कौन हो? फिर लिखिएगा 3 सदस्य की जो समिति होगी ना, इस समिति में 2 सदस्य पीएससीआर से निर्वाचित होंगे प्लस 1 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। ये 3 सदस्य मिलकर क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे इस व्यक्ति को क्या करना है, इस व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष बना दो, उसे अध्यक्ष बना देंगे। अब एक बात और याद रखनी कि बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वही बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है। नोट लगा के बोर्ड का अध्यक्ष की बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है। बोर्ड का जो अध्यक्ष है वही बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान। अब प्रश्न बनेगा कि इसका कार्यकाल कितना? तो लिखिए 3 कार्यकाल 3 वर्ष है। यहां एक बात और लिख लेना धारा 8 के अनुसार, धारा 8 के अनुसार अब मैं आपसे पूछूं क्या अध्यक्ष को पुनः मनोनीत किया जा सकता है? हाँ या नहीं? तो आप कहें बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो नोट लगा के लिखिए बोर्ड अध्यक्ष का पुनः मनोनयन किया जा सकता है। बोर्ड अध्यक्ष का क्या किया जा सकता है? पुनः मनोनयन किया जा सकता है। इसके बाद में अध्यक्ष क्या काम करेगा? तो लिखिएगा अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशन बुलाता है तथा अध्यक्षता करता है। यानी अधिवेशन बुलाता है और अध्यक्षता करता है। अधिवेशन में एक बात तो याद रखें, अधिवेशन चाहे कोई कभी भी बुला सकता है। तो बात समझ नहीं आ रही सर? सभी क्लास आ रही है टाइप में, सभी आ रही है क्लास में, क्लास तो सारी आई। ऐसे कमेंट करोगे तो क्या है कि पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। व्यक्तिगत कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो आप या तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें या मेरे पर्सनल जो नंबर है 8440020249 वहां पे आपको मैसेज करते हैं, आपको जवाब देंगे। अब यहाँ एक मैसेज करने से पहले कमेंट कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, कमेंट पढ़ते नहीं पढ़ते तो आपको लगता है कि आपका सर कोई रिकॉर्डिंग क्लास डाल रहे हैं, ठीक है, लाइव नहीं है रिकॉर्ड करके डाल, ऐसा लगता है बार बताऊं, ठीक है। ये इसलिए लगता है कि ज्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं देते, ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि टू द पॉइंट अपना सिस्टम चलता है और ये सीधी सी अपनी विशेषता है, सीधी बात नो बकवास, काम काम की क्लास, ठीक है। अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशन बुलाकर इनकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। बात कर रहा था वर्ष में 2 बार अधिवेशन बुलाना उससे, वर्ष में 2 बार अधिवेशन आवश्यक होता और अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कितनी? गणपूर्ति 1/3 के मेंबर आएंगे तो अधिवेशन चल पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चले आगे। अच्छा ठीक है। अब ये तो बात थी अध्यक्ष को लेकर के। अध्यक्ष के बारे में एक बात तो लिखना, बोर्ड की समस्त समितियों का अध्यक्ष, समितियों की अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष ही करता है। अगली बात, नियमों की निष्ठापूर्वक पालना करवाता है। अब कई बार आपके मन में प्रश्न आ जाए सर, कई बार बोर्ड अध्यक्ष नहीं होता तो क्या होता है? तो राज्य सरकार वहां पे प्रशासक लगाती है ना। बोलिए बोर्ड अध्यक्ष नहीं होने की स्थिति में, बोर्ड अध्यक्ष नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार प्रशासक लगाती है। राज्य सरकार क्या करती है? तो आप कहेंगे प्रशासक लगाने का काम करती है कब? जब बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता तब। इतनी चीजें आ जाएंगी समझ में? आ जाएंगे सर। चले आगे चलते हैं, पढ़ाओ नोट्स। अब एक बात बोल लीजिए आप कि बोर्ड का जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है? सीधा सीधा ये पूछ लिया जाए कि बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? उपाध्यक्ष जो होगा बोर्ड का, ये होता है निदेशक माध्यमिक शिक्षा, यानी माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशक होता है वो क्या होता है? बोर्ड का अध्यक्ष। मैंने एक बात की थी कि बोर्ड के अध्यक्ष के साथ में 7 ये पूरे के पूरे पदेन सदस्य हैं। पदेन सदस्य उपाध्यक्ष सहित कितने हैं? आपका उत्तर आएगा सर 7 हैं। ये 7 पदेन जो सदस्य है ये कौन कौन? नंबर 1 पे आप कहेंगे निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, निदेशक है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान। इसके अलावा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, तो लिखिएगा दूसरा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान। इसके बाद में नंबर 3 निदेशक RSCERT। इसके बाद में आयुक्त जो महाविद्यालय शिक्षा का आयुक्त वो भी इसका मेंबर होता है, महाविद्यालय शिक्षा। इसके बाद में 5 नंबर पे आप कह सकते हैं कि जो तकनीकी शिक्षा का निदेशक होता है, निदेशक तकनीकी शिक्षा, ये भी इसका पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि निदेशक है संस्कृत शिक्षा, ये भी क्या हो सकता है? ये भी इसका सदस्य है। और नंबर 7 पे आप कहेंगे निदेशक जो एनसीसी होती है, एनसीसी की जो राजस्थान विंग है
उसका जो निदेशक है वो भी क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका सदस्य। तो 7 लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में रहते हैं। उपाध्यक्ष कौन होगा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा संस्थान, इसमें आप लिख सकते हैं यह है प्रशासनिक व शैक्षिक मामलों में सहायता देता है किसको, निदेशक, बोर्ड के अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन होता है, पूरी डिटेल जानिए आपने। अध्यक्ष है ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। राज्य सरकार किसे मनोनीत करेगी, एक समिति सिफारिश करेगी। समिति में मेंबर कितने, 3, ये तीनों लोग मिलकर सिफारिश करेंगे, फलाने दिन के पुतले को बना दिया जाए, उसको बना दिया जाएगा। कार्यकाल कितना होगा, उसका 3 वर्ष का होगा। बोर्ड अध्यक्ष का क्या पुनः मनोनीत किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशन बुलाता है, अध्यक्षता करता है। अधिवेशन 2 बार तो अनिवार्य, बाकी कभी भी बुला सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार। और 1/3 का क्या होता है, गणपूर्ति होती है। सारी जितनी समितियां होती है उनके अध्यक्षता एक करता है, नियमों की पालना करवाएगा। बोर्ड अध्यक्ष नहीं होगा तो क्या होगा, राज्य सरकार प्रशासक लगा देती है। इसके बाद में उपाध्यक्ष की बात करें, प्रशासनिक और शैक्षिक मामलों में सहायता देता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष होता कौन है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसके अलावा और जो सदस्य वगैरह कितने हैं, क्या है, वो कल की क्लास में चर्चा करेंगे। थोड़ा पढ़ते पूरा पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय भारत। और बीएससीआर में अपन अध्यक्ष के बारे में बातचीत कर चुके थे। अध्यक्ष के बाद में अपन उपाध्यक्ष को लेकर के बातचीत कर चुके थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद में अपन ये भी देखा था कि उपाध्यक्ष के सहित 7 पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद में निर्वाचित सदस्य है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत है, और 2 सदस्य। इस प्रकार से 36 सदस्यों का एक संगठनात्मक जो ढांचा है वो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इससे आगे की जो कहानी है उसको अपन देखते हैं। बीएससीआर में एक सचिव होता है। बीएससीआर में बोले तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में क्या होता है, एक सचिव। अब सचिव क्या होता है तो आप कहेंगे सचिव राज्य सरकार द्वारा, सचिव में लिखिएगा सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो आप कहेंगे सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जो अधिकारी होता है आरएस लेवल का अधिकारी होता है, यानी आरएस के समकक्ष जो अधिकारी है ये क्या बनाया जाता है, ये सचिव है। और बोर्ड का जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है वो सचिव होता है। तो नोट लगा के लिखना, नोट लगा के। बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव ही होता है। अब आप कहेंगे सचिव का मुख्य काम क्या है, यानी अधिवेशन कब होंगे, क्या होंगे, इनका एजेंडा बनाना और इनका संचालन करना। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, बोर्ड का अध्यक्ष करेगा, लेकिन एजेंडा बनाने का काम और उसको संचालन करने का काम कौन करेगा, सचिव करेगा। तो लिखिएगा बीएसईआर के अधिवेशनों का एजेंडा बनाना, एजेंडा गलत किया मैंने, अधिवेशनों का एजेंडा बनाना तथा संचालन करना। अब एजेंडा बनाना और संचालन करना, इसके साथ आपको एक बात तो ध्यान रखें, बोर्ड का सचिव अधिवेशन में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। ये बात ध्यान कर लेना, तो लिखना नोट लगा के। बोर्ड सचिव अधिवेशन की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। और दूसरी बात, सचिव भले मर्जी आप जब विद्यालय में एसएमसी स्कीम से पढ़ेंगे, सचिव के बिना धन का जो व्यय है वो नहीं हो सकता, तो धन के व्यय पे निगरानी रखने का काम टेलीफोन। और सचिव बीएससीआर के धन के व्यय पर निगरानी रखता है। अब सचिव तो है, लेकिन सचिव के अलावा भाई, एक तो सचिव है लेकिन सचिव के अलावा उप सचिव, सहायक सचिव भी होते हैं। सचिव के अलावा उप सचिव, सहायक सचिव भी होते हैं। यानी सचिव तो होता ही होता है, लेकिन सचिव के साथ साथ में आते हैं उप सचिव भी होता है और सहायक सचिव। इतनी चीजें याद रही। बीएससीआर सचिव होता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, आरएस के समकक्ष अधिकारी होता है, बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी माना जाता है इसको। उसके बाद में बीएससीआर के अधिवेशनों का एजेंडा बनाना, उनका संचालन करना। बोर्ड सचिव अधिवेशन की कार्यवाही में भाग तो ले लेगा, लेकिन वो मत नहीं देगा। और बोर्ड सचिव बीएससीआर का जो धन है उसके व्यय पर निगरानी रखने का काम भी करता है। इसके बाद में आप कहेंगे कि बीएससीआर में कौन कौन सी समितियां, बीएसईआर की समिति यानी माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है इसमें कौन कौन सी समितियां हैं। नंबर 1 पे आप कहेंगे भाई समिति अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बना दी। जैसे 1 नंबर पे आप कहेंगे तो आवेदन पत्र समिति। तो आवेदन पत्र यात्रा के लिए अलग समिति काम कर, एक समिति काम कर रही है पाठ्यचर्या समिति, आप कहो पाठ्यक्रम समिति। अब चूंकि बीएससीआर क्या करता है, परीक्षा करवाता है, एक समिति जो काम कर रही है वो आएगी परीक्षा समिति। उसके बाद में एक समिति आएगी जिसका नाम है मूल्यांकन समिति। अब बोर्ड का रिजल्ट भी जारी होता है, तो रिजल्ट जारी करने के लिए कौन सी समिति, तो आप कहोगे परीक्षा फल समिति। अब बोर्ड का काम तो मान्यता देना भी है, तो आप कहोगे मान्यता समिति। और पैसों का मामला भी देखना होता है तो वित्त समिति। ये विभिन्न प्रकार की समितियां, बाकी और समितियां जो बनाई जाए, इन समितियों में आपको याद एक ही बात रखनी है, क्या, आवेदन पत्र समिति, एक समिति है पाठ्यचर्या समिति, एक समिति है पाठ्यक्रम समिति, एक समिति है परीक्षा समिति, फिर आगे चले तो मूल्यांकन समिति, उसके बाद में आगे चले तो परीक्षा फल समिति, उसके बाद में आगे चले तो मान्यता समिति, और मान्यता समिति के बाद में फिर आगे चले तो वित्त समिति। ये क्या है समितियां, और ये सारी की सारी जो आप समितियां देख पा रहे हैं
ये सभी समितियां, ये किसकी समितियां हैं? तो आपका उत्तर आएगा ये समितियां बीएससीआर की समितियां हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उसके अंदर जो समितियां हैं वो सारी की सारी समितियां। अब एक बात नोट लगा के आप जरूर लिखेंगे, नोट लगा के लिखिएगा, इन सभी समितियों का, इन सभी समितियों का कार्यकाल 3 वर्ष का, इन सभी समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी, बाकी लंबी चौड़ी कोई कहानी। और समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? जो बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ये बिल्कुल, इन समितियों का अध्यक्ष बीएसईआर का अध्यक्ष ही होता है, यानी जो बीएसईआर का अध्यक्ष है वही क्या है? इन समितियों का अध्यक्ष है। कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहेंगे 3 वर्ष का। ठीक है, चलिए आगे। अब आप कहोगे सर बीएसईआर का काम क्या है? देखिए, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्य, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो वो क्या क्या कार्य करवाता है ये आपको। सबसे पहला मैं लिखूंगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करेगा? विद्यालयों को मान्यता, नियमों के तहत विद्यालयों को मान्यता देना, और मान्यता देगा इसमें निदेशालय जो है और सरकार जो है, सरकार ने जो नियम बनाए बाद में निदेशालय से समन्वय करके, और मान्यता देने वाली जो ऑथोराइज्ड एजेंसी है वो कौन है? बीएससी। नंबर 1। नंबर 2 पे आप कहोगे पाठ्यक्रम संबंधी कार्य। हालांकि 2018 से ये सारा का सारा काम आरएससीईआरटी कर रहा है। 2018 से आरएससीईआरटी पहले क्या करता था? 9 से 12 का काम ये दिक्कत। उसके बाद में नेक्स्ट विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन, विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन। अब विभिन्न परीक्षा का मतलब बहुत सारी परीक्षाएं, कौन कौन सी? 1 नंबर पे आप कह सकते हैं परीक्षा माध्यमिक परीक्षा, 1 नंबर आप कह सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा, 1 नंबर आप कह सकते हैं प्रवेशिका, बोले तो जो संस्कृत वाली होती 10वीं की वो। उसके बाद में आप कह सकते हैं वरिष्ठ उपाध्याय, उपाध्याय परीक्षा। इसके बाद में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा होती है व्यावसायिक परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षा। इसके बाद में आप जानते ही हैं, आप जिससे गुजर के आए हैं, रीट या आर्टिट, आर्टिट। एक होती है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, लिखिएगा नेक्स्ट, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। आप कहें तो स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यानी आप 100 रूप में कह सकते हैं STSE, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। अब मुद्दा बनेगा कि इसमें पात्र कौन होंगे? पात्र विद्यार्थी। इसमें जो विद्यार्थी पात्र होगा इस पेपर में वो होगा कक्षा 10 व 12 के छात्र, जिनके 9 व 11 में 50% अंक है क्रम से। 10वीं वाले के 9वीं में 50%, 12वीं वाले की 11वीं में 50%, और 10वीं में अध्ययन है तो 12वीं में अध्ययन। 10वीं वाला अध्ययन है तो 9वीं में 50% होनी चाहिए, 12वीं वाला अध्ययन है तो उसके 11वीं में 50%। इसमें जो प्रथम विद्यार्थी रहे, प्रथम विद्यार्थी, उसको मिलेंगे 4000। इसमें 20 विद्यार्थी चुने जाएं। कितने विद्यार्थी चुने जाएंगे? 20। और प्रथम जो विद्यार्थी रहेगा इसको 4000, और जो 19 विद्यार्थी हैं इनको 2-2000। 19 विद्यार्थी जो हैं इनको 2000 प्रति विद्यार्थी, याद रहेगा। यानी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये कौन दिलवाएगा? ये बीएसईआर दिलवाएगा। ये तो रही राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। भाई ये तो नॉर्मल चीजें हैं, माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक है, प्रवेशिका है, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक रीट है, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा है। इसके बाद में आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यानी आप कहें तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एनटीएससी। अब एनटीएससी में आप कहेंगे इसमें पात्र कौन होंगे? पहली बात तो इसमें 2 चरणों के पेपर, इस परीक्षा का आयोजन 2 चरणों, इस परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में होता है। इस परीक्षा का आयोजन कितने चरणों में होता है? 2 चरण। अब जो पहला स्तर होगा, अपन कहें प्रथम स्तर, प्रथम स्तर, प्रथम स्तर में आप कहेंगे कि ये बीएसईआर करवाएगा, बीएसईआर द्वारा आयोजित, बीएसईआर इस परीक्षा का आयोजन करवाएगा, ठीक बात। और बीएसईआर करवाएगा, इसमें 234 विद्यार्थी चयनित होंगे। अब सेकंड स्तर की जो परीक्षा हो, द्वितीय स्तर, एनसीईआरटी द्वारा आयोजित, और इसमें 234 विद्यार्थी भाग, जो किसने चयनित किए हैं? बीएसईआर ने चयनित किए। और फिर आवश्यकता अनुसार, अपने कट ऑफ के अनुसार एनसीईआरटी के जो भी मापदंड होते हैं
उनके अनुसार एनसीईआरटी 234 विद्यार्थियों को क्या करती है, पेपर देती है और अपना जो भी क्राइटेरिया रहता है उससे इस पेपर को पास करवाती है। और यहां जो विद्यार्थी पास कर लेते हैं, पास करने वाले विद्यार्थी को पीएचडी तक 500 रुपये प्रति माह। अब इसमें पात्र विद्यार्थी कौन सा होगा? इसमें जो पात्र विद्यार्थी होगा कक्षा 10 में अध्ययनरत है, कक्षा 10 में अध्ययनरत, जिसके कक्षा 9 में 50 नहीं 55%। यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, याद रहेगा? नहीं रहेगा, करना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एनटीएस। कितने चरणों में एग्जाम हो रहे हैं? 2 चरण। नंबर 1 पे प्रथम स्तर पे हो रहा है तो बीएससीआर द्वारा आयोजित है, 234 विद्यार्थी चयनित हो रहे हैं इसमें। द्वितीय स्तर पे एनसीईआरटी द्वारा आयोजित है, इसमें 234 विद्यार्थी भाग लेंगे। तो पास करने वाला विद्यार्थी होगा, इसको पीएचडी तक 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके बाद में बीएससीआर क्या करवाता है? शिक्षकों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिता, यानी शिक्षक चुनाव के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता करवाने का काम है। नंबर 1 पे अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे पत्रवाचन, पत्रवाचन का काम है। नंबर 2 पे अध्यापन का काम है। नंबर 3 पे लेखन का। और इनमें अगर राज्य स्तर पे विजेता रहता है, राज्य स्तर पर प्रथम, तो उसको 5,000 रुपए का पुरस्कार, 5,000 रुपए का पुरस्कार। और मान लेते हैं कि कुछ जिला स्तर पे, तो लिखो जिला स्तर पर प्रथम, तो उसको 2,000 रुपए का पुरस्कार। और जिला स्तर पे दूसरा तीसरा है तो फिर पुरस्कार की राशि जो है वो कम होती चली जाएगी, जैसे 1500 हो गए, 1000 हो गए, लेकिन आप प्रथम वाले याद रखो 2,000 रुपए। ये शिक्षकों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता। अब आपको ये शिक्षकों के लिए करवा सकता है तो विद्यार्थी कहां जाए? विद्यार्थियों के लिए करवानी पड़ेगी। विद्यार्थियों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिता, प्रतियोगिताएं कौन से विद्यार्थियों के लिए? जो विद्यार्थी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी। बात करें कि इसमें क्या क्या करना पड़ता है। 1 नंबर पे आप बात करेंगे, इसमें एक निबंध प्रतियोगिता होती है, हमने भी दी है। इसके बाद में बात करें तो एक इसमें आशु भाषण प्रतियोगिता होती है। इसके बाद में इसमें एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है। इसके बाद में एक चित्रकला प्रतियोगिता होती है। एक इसमें होता है एकल गीत, याद रहेगा? यानी विद्यार्थियों के इसमें सृजनात्मक प्रतियोगिताएं, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। 5 प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिता, आशु भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और एकल। अब यहां पे होगा क्या सिस्टम, जैसे मान लो कि ब्लॉक स्तर पे प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तर, और ब्लॉक स्तर पे फर्स्ट व सेकंड स्थान, ये विद्यार्थी कहां जाएंगे? ये जिला स्तर। उसके बाद में क्या होगा? जिला स्तर पे प्रतियोगिता होगी, जिला स्तर, और जिला स्तर पे जो पहला होगा उसे मिलेंगे 2500 रुपए। इसके बाद में जो दूसरा होगा इसे मिलेंगे 2,000 रुपए। इसके बाद में जो तीसरा होगा इसे मिलेंगे 1,500। ये तीनों चीजें याद रखनी। ब्लॉक स्तर पे फर्स्ट सेकंड स्थान जो होगा वो जिला स्तर पे जाएगा, और जिला स्तर पे जो है उसको 25 मैंने उल्टा लिख दिया, राज्य वाला लिख दिया, एक मिनट सॉरी, 1,500, 1,000 और 500। जिला स्तर पे मिलेंगे, जो प्रथम स्थान रहेगा इसे मिलेंगे 1,500 रुपए, जो द्वितीय स्थान पर रहेगा इसे मिलेंगे 1,000 रुपए, और जो तृतीय स्थान पर रहेगा उसको मिलेंगे 500 रुपए। अब आप कहोगे इसके बाद राज्य स्तर, यानी ब्लॉक स्तर पे इनाम की राशि नहीं है विद्यार्थियों को जिला स्तर पे। यहां जो फर्स्ट रहेगा उसको मिलेंगे 2500 रुपए, यहां जो सेकंड रहेगा उसको मिलेंगे 2,000 रुपए, यहां जो थर्ड रहेगा इसको मिलेंगे 1,500 रुपए। इसके अलावा क्या करता है? छात्रवृत्ति प्रदान करने का काम करता है बोर्ड के द्वारा, छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके अलावा क्या करता है? आप कहोगे श्रेष्ठ विद्यालयों का चयन, श्रेष्ठ विद्यालयों का चयन। यार श्रेष्ठ विद्यालयों का चयन भी कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। ये सारे काम भी तो हो रहे हैं, उसको आइए आप क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। आज जो स्कूल में आओगे तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इतना इसके बाद में जैसे आगे चलेंगे तो अपने पास आएगा और क्या काम करना, और पुरस्कार प्रदान करना, पुरस्कार प्रदान करना। जैसे एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है शिक्षा रत्न, 1 लाख इसे दिया जाएगा शिक्षक। एक दिया जाता है कला रत्न, इसमें कितने रुपए होंगे? 51,000, ये विद्यार्थी को दिया जाएगा। इसके अलावा खेल रत्न, इसमें भी कितने दिया जाता है? 51,000 रुपए, ये भी किसको दिया जाता है? विद्यार्थी। यानी आप कह सकते हैं सीधा सीधा, एक हो गया शिक्षा रत्न पुरस्कार, एक हो गया कला रत्न पुरस्कार, और कला रत्न के बाद में एक हो गया कौन सा रत्न? तो आप कहोगे खेल रत्न पुरस्कार।
और ये पुरस्कार प्रारंभ कब से किए गए हैं? तो आप कह सकते हैं 2017 18 से प्रारंभ। यानी पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए हैं? तो आप कहोगे 2017 18 से ये पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। शिक्षा रत्न पुरस्कार जहां 1 लाख रुपए प्रति शिक्षक को मिलता है, उसके प्रति शिक्षक बोले तो जो चयनित होता है सभी शिक्षकों को मिलेंगे। कला रत्न पुरस्कार 51,000 रुपए मिलेंगे विद्यार्थी को। खेल रत्न लिखा। एक आता है एकल पुत्री एवं द्विपुत्री योजना, तो लिखिएगा नोट लगा के। नोट कैसे लिखा? एकल एवं द्विपुत्री पुरस्कार योजना। एकल एवं द्विपुत्री पुरस्कार योजना। अब ये जो एकल एवं द्विपुत्री पुरस्कार योजना है, इसमें आप कहोगे कौन सी लड़कियां पात्र होंगी? भाई इसमें पात्रता की शर्त क्या है? सीधी सी शर्त, पात्र वो होंगी एकल पुत्री हैं, माता पिता के एक संतान है, या केवल 2 पुत्री हैं, यानी 2 ही बहनें भाई नहीं। इसके अलावा एक पुत्री प्लस 2 जुड़वा बहनें। मान लेते हैं किसी माता पिता की पहली संतान पुत्री थी और दूसरी संतान के रूप में उनके 2 पुत्रियां हुई जुड़वा, तो संतान तो 3 है लेकिन इनको एक यूनिटी आ जाएगा, इसलिए ये भी पात्र है। अब पात्र तो फिर क्या हो जाएगा? इसमें जो भी मेरिट तय की जाती है, जिला स्तर पे कितना पुरस्कार मिलेगा? जिला स्तर पे जो पुरस्कार राशि है वो है 11,000। इसके बाद में बात करें राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे 10वीं में जो पुरस्कार राशि मिलेगी वो मिलेगी 31,000, और जो 12वीं में मिलेगी 12वीं पास छात्र वो मिलेगी 51,000। आप कहोगे कैसे मिलेगी? ये पूरा का पूरा जो मामला रहेगा ये मेरिट के अनुसार है। इसके अनुसार रहेगा मामला, मेरिट के अनुसार। याद रहेंगे किसी तो नहीं रहेंगे सर, ये वाली बात करते हो। तो पुरस्कार प्रदान करेंगे उदाहरण के तौर पे शिक्षा रत्न 1 लाख रुपए, उसके बाद में कला रत्न 51,000 रुपए, खेल रत्न, एकल और द्विपुत्री पुरस्कार योजना, ये चीज ठीक है। इसके अलावा बाकी रह गया क्या? हाँ, और इसके अलावा और क्या करेगा? तो आप कहोगे कैरियर मार्गदर्शन के लिए पत्रिका निकाल। कैरियर मार्गदर्शन हेतु, कैरियर मार्गदर्शन हेतु पत्रिका निकाल। अब जैसे इसमें कौन कौन सी पत्रिकाएं? नंबर 1 पे आप बात करेंगे दिशा। अब दिशा का मतलब है कि दिशा दिखाना बच्चे। दिशा क्या? शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन। कि भाई तूने 12वीं पास कर लिया, क्या करेगा? शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन। उसके बाद में एक आती दृष्टि। दृष्टि का मतलब है रोजगार की दृष्टि और कुछ नहीं है, यानी रोजगार अवसर मार्गदर्शिका कि भाई तूने एजुकेशन ले लिया, तेरे लिए रोजगार के कौन कौन से पार्ट खुले हुए। इसके बाद में एक आता है गार्गी। गार्गी में लिखना बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन मार्गदर्शन। एक आती प्राइम, और प्राइम में क्या आएगा? प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से आपके लिए रोजगार के अवसर मौजूद है उनकी जानकारी। तो लिखिएगा प्राइम, प्राइम में लिखना प्राइवेट सेक्टर में रोजगार हेतु मार्गदर्शन। इसके अलावा वो क्या करता है? बोर्ड जनरल पत्रिका का प्रकाशन। बोर्ड जनरल पत्रिका का प्रकाशन, और ये 3 महीनों से निकलती है, तो आप कह सकते हैं त्रैमासिक। इसके अलावा हो गए विद्यार्थी सेवा केंद्रों का संचालन। विद्यार्थी सेवा केंद्रों पे क्या है? जैसे कोई मार्कशीट मिल गई, माइग्रेशन मिल गया, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, और ये कितने हैं राजस्थान में? 32 है। इनमें जैसे अंक तालिका की प्रतिलिपि मिल गई, जैसे माइग्रेशन मिल गया, ये काम किसमें होते हैं? तो आप कहोगे ये होता है विद्यार्थी सेवा केंद्रों। कितने संचालित हैं? 32। एक बात को लिख लो आप, अनुचित साधनों की नकलची होता है ना, रोकथाम अधिनियम 1992, 8 नवंबर 1992 राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं इस अधिनियम पे। 11 नवंबर 1992 को लागू हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि इस समय सीएम कौन थे, बाद में बताओ कौन थे? तत्कालीन जो सीएम थे इस समय ये थे बाबू साहब, बोले तो भैरव सिंह शेखावत, और बाबू साहब का काम रेडी था पूरा, आपको राज्यपाल रेडी थे। राज्यपाल कौन थे? तो आप कह सकते हैं एम चिन्ना रेड्डी। एम चिन्ना रेड्डी, ये थे राज्यपाल। इसमें संशोधन कब होता है? संशोधन में आप कह सकते हैं 2022। 2022 पुरानी क्लास में किसी में 2002 लिखा हुआ है बाई मिस्टेक, तो भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सही कर लेना 2022। इसके बाद में लिखना एक बात और, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा अधिनियम, ये कब बने? आप कहोगे 2004। कब बने? 2004। ये चीजें आपको याद रखनी है। आज के लिए तक आती है, बाकी मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय